जरा इमेजिन करो, दो जुड़वा भाई हैं, यानी कि ट्विन्स हैं। उनमें से एक भाई की एज है 20 ईयर्स। तो जरा बताइए कि दूसरे की एज कितनी होगी। सर ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। जब दोनों ट्विन्स हैं तो उनकी एज 20 ईयर्स ही होगी। लेकिन मान लो कि एक भाई जमीन पर रहता है और दूसरा स्पेसशिप में चला जाता है। स्पेसशिप में चला जाता है और कंसीडर ये करो कि जो स्पेसशिप है वो नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो जो उसमें पर्सन प्रेजेंट होगा वो भी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि स्पेसशिप की स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है। अब जब ये वाला भाई कुछ अरसे के बाद वापस आएगा जमीन पर इससे मिलने के लिए, तो लेट से इसकी एज हो चुकी होगी 40 ईयर्स। इसकी एज हो चुकी होगी 40 ईयर्स। लेकिन आइंस्टाइन सर का ये कहना है कि जब ये वाला भाई यहां से वापस आएगा जमीन पर तो इसकी एज उस वक्त 21 ईयर्स होगी। यानी इतनी स्पीड के साथ हो गया कि उसकी एज 21 ईयर्स हो जाएगी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन सर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रियल प्रिडिक्शन है। आइंस्टाइन सर ने जो 2 पोस्टुलेट्स दिए थे ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो ये प्रिडिक्ट करती है कि अगर दो जुड़वा भाई हैं जिनकी एज 20 ईयर्स है और एक स्पेसशिप में चला जाता है जो कि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो उसके वापस आने पर अगर जमीन वाले भाई की एज 40 ईयर्स है तो उसकी एज 21 ईयर्स हो सकती है। दिस इज नॉट साइंस फिक्शन, दिस इज नॉट नॉवल, दिस इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी वजह से इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रियली स्पेशल। और आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 के जो आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, दोज आर आर्टिकल नंबर 11.3 एंड 11.4। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 2 आर्टिकल्स 10 मार्क्स कवर कर जाते हैं। देखो 11th क्लास की फिजिक्स का जो पेपर है उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 85 मार्क्स होते हैं। 85 मार्क्स होते हैं और इन 85 में से 10 मार्क्स इन 2 आर्टिकल्स में कवर हो सकते हैं। इसका मतलब कि आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को लाइक करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लो क्योंकि ये 85 में से 10 मार्क्स को कवर कर रहे हैं। अगर ये वाले 2 आर्टिकल्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो यहां से 10 मार्क्स तो आप इजीली अटेन कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है कि आपको इनके कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से आते हों। तो इसके लिए लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक गौर से सुनना है ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और ये जो आर्टिकल्स हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर पहले आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोरिंग लगती थी तो आज के बाद आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। क्योंकि आज मैं आपको ये दोनों आर्टिकल्स 11.3 और 11.4 उन 8 एक्सपेरिमेंट से समझाने जा रहा हूं जो कि आइंस्टाइन सर खुद सोचा करते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स थॉट एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्हीं के जरिए आज मैं आपको ये आर्टिकल समझाने जा रहा हूं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 11.3 दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आर्टिकल नंबर 11.3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले हमें यह तो मालूम होना चाहिए कि रिलेटिविटी है क्या, रिलेटिविटी का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविटी। क्योंकि रिलेटिविटी के बारे में हमें मालूम होगा तभी हम पढ़ सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक कार इस तरीके से मूव करके जा रही है। ये कार क्या कर रही है? मूव करके जा रही है और कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ। और इसमें एक पर्सन प्रेजेंट है। मैं इस पर्सन को यहां पर ऑब्जर्वर कंसीडर करता हूं। अब लास्ट लेक्चर में मैं आपको फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो अगर ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो ये कार कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने वाली फ्रेम्स इनर्शियल फ्रेम्स होती हैं और एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स कौन सी होती हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो यहां पर ये एक इनर्शियल फ्रेम है। अब इसमें जो पर्सन प्रेजेंट है ये आसपास देखेगा इस कार की वॉल्स को, तो इसे कैसे दिखाई देंगी? रेस्ट पर दिखाई देंगी या मूव करते हुए दिखाई देंगी? रेस्ट पर दिखाई देंगी। क्योंकि रेस्ट की क्या डेफिनेशन है? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट
if it does not change its position with respect to its surrounding। तो यहां पर देखो इस पर्सन के रिस्पेक्ट से ये जो कार की वॉल्स है ये तो मूव नहीं कर रही। ये जो पर्सन कार में प्रेजेंट है इसको ऐसे लगेगा कि जो कार की वॉल्स है ये मूव नहीं कर रहे बल्कि ये स्टेशनरी है। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर प्रेजेंट हो तो उसे क्या लगेगा कि कार की वाली वॉल मूव कर रही है या रेस्ट पर है। उसे तो ऐसे लगेगा ये मूव कर रही है, क्योंकि मोशन की डेफिनेशन क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो यहां पर देखिए ये जो पर्सन प्रेजेंट है इसके रिस्पेक्ट से ये कार तो पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो वॉल है इस कार की ये मूव कर रही है। जो पर्सन इस कार में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वाली वॉल स्टेशनरी है, क्योंकि उसको ये वॉल यहीं पर दिखाई पड़ रही है। कार तो मूव कर रही है लेकिन उससे ऐसे लग रहा है कि ये जो वॉल है ये स्टेशनरी है। लेकिन जो पर्सन आउटसाइड दी कार प्रेजेंट है यानी कि ग्राउंड पर प्रेजेंट है उसको ऐसे लगेगा कि ये वॉल मूव करके आगे जा रही है। तो इसका मतलब कि रेस्ट या मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है या फिर जो ऑब्जर्वर है वो कौन सी फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां पर इन्हीं रिलेटिव कंसेप्ट्स की स्टडी को कहते हैं रिलेटिविटी। तो फिर रिलेटिविटी की अगर हम डेफिनेशन लिखें जिस तरह के आपकी बुक पर लिखी गई है तो क्या बनेगी, रिलेटिविटी इज द स्टडी ऑफ द वे इन विच ऑब्जर्वर्स फ्रॉम डिफरेंट मूविंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इफेक्ट योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर्स देखेंगे तो एक ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी रेस्ट पर हो सकती है, दूसरे के लिए मूव कर सकती है। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो मूव नहीं कर रही होगी। अब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये वाली वॉल मूव नहीं कर रही थी कार की, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये वाली मूव कर रही है। तो यही जो स्टडी है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होने की वजह से जो ऑब्जर्वर की परसेप्शन है इसको अंडरस्टैंड करने की, रेस्ट या मोशन को, दिस इज नोन एज रिलेटिविटी। और वो थ्योरी जिसमें हम इनको स्टडी करते हैं दैट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। The theory of relativity explains how physical phenomena are described by observers who are in different states of motion relative to one another। यानी उन ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग जो कि डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि रिलेटिविटी का क्या मतलब है। तो वो थ्योरी जिसमें हम इन कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं यानी कि रिलेटिविटी वाले कंसेप्ट्स को, रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट्स को, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा पार्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर वन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड नंबर टू इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डिटेल में डिस्कस किया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी होती है, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, यानी कि जिसमें न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करते हैं। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई बॉडी रेस्ट पर प्रेजेंट है तो वो उस वक्त तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी थी, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम, ऐसी फ्रेम जो कि एक्सेलरेट कर रही हो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सर के लॉज सिंपल फॉर्म में होल्ड नहीं करते। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी कि मैं मूव तो इस बॉटल को कराता हूं इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो ये बॉल इसमें क्यों मूव कर रही है। देखो मैंने इस बॉल पर तो फोर्स नहीं लगाई, बॉल को तो रेस्ट पर रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये बॉटल एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वजह से इसमें जो बॉडी प्रेजेंट है वो विदाउट एनी फोर्स मूव करना स्टार्ट हो गया। न्यूटन सर ने तो ये कहा था कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो उस वक्त तक रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगी। देखो यहां पर मैं बॉल पर तो फोर्स नहीं लगा रहा, फिर ये मूव क्यों कर रही है, इसका मतलब कि यहां पर न्यूटन सर के दिए हुए लॉज होल्ड नहीं करते। तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन सर के दिए हुए लॉज होल्ड नहीं करते, दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों ऐसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी सर आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी। और इसके साथ साथ ऐसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें हम इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस that are accelerating relative to one another, यानी ऐसी फ्रेम्स जो कि एक्सेलरेट कर रही होती हैं। देखो जैसे यहां पर इस बॉटल की वेलोसिटी कितनी थी, 0 है, अभी
जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका मतलब कि बॉटल एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वजह से इसमें जो बॉल है वो विदाउट फोर्स मूव करना स्टार्ट हो गई है। जब विदाउट फोर्स मूव करना स्टार्ट हो गई है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी कि ये जो फ्रेम है दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ऐसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में क्या है, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड विदाउट एक्सेलरेशन, यानी ऐसी फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो या फिर एक्सेलरेट ना कर रही हो। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसी फ्रेम्स जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती हैं उनमें न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते हैं, तो इसलिए वो इनर्शियल फ्रेम्स होती हैं। तो ऐसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें हम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ना है। यहां तक आपको समझ में आ चुका कि व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टू पार्ट्स हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं postulates of special theory of relativity। ये जो postulates है ना, two postulates, these are the main and fundamental postulates of special theory of relativity। अगर ये वाले दो postulates समझ में आ गए तो सारी की सारी special theory of relativity बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या है। वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज के लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। तो बच्चों सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो यहां पर एक ट्रेन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बार बार ट्रेन ही आएगी, या कार आएगी या ट्रेन आएगी, तो कार ले लेते हैं। यहां पर एक कार कंसीडर कर लीजिए कुछ इस तरीके से। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं पिंक कलर से जितना भी वर्क करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, और जो इस तरीके से नीट फॉर्म में लिखा होगा वो सारे के सारे आपके नोट्स होंगे। आपने इसी तरीके से अपने रजिस्टर पर भी नोट्स बनाने हैं और प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। और अगर इसी तरीके से आप पेपर में भी लिखकर आएंगे हेडिंग्स की फॉर्म में, तो आपको पेपर में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहां पर ये सारे आपके प्रॉपर नोट्स हैं, बट जो पिंक कलर से मैं वर्क करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, उसको अपने नोट्स में नोट नहीं करना। तो यहां पर मान लीजिए कि जो कार है ये मूव कर रही है ग्राउंड पर, और कंसिडर ये करते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो इसका मतलब कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, मान लो इस कार में कोई एक छोटी सी बॉल प्रेजेंट है, जब तक ये वाली कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, यानी कि इनर्शियल फ्रेम के तौर पर बिहेव करेगी, तब तक ये वाली बॉल जो इसमें प्रेजेंट है ये न्यूटन सर के दिए हुए लॉज को ओबे करती रहेगी, यानी ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो अगर ये वाली कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी तो इस बॉल पर, इस कार में कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो जब कोई फोर्स नहीं लगेगी ये रेस्ट पर ही रहेगी। लेकिन अगर ये कार एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी तो फिर ये बॉल भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे फौरन से अगर कार को ब्रेक लगा दी जाए तो आपको एक झटका सा लगता है, आप तो रेस्ट पर थे, फौरन से जब आपको झटका लगा वो किधर से आया, क्योंकि उस वक्त कार ने नॉन इनर्शियल फ्रेम के तौर पर बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त कार नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गई क्योंकि फौरन से एक्सेलरेशन आई। पहले वो मूव कर रही थी, वेलोसिटी में चेंज आया, जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो आपको झटका सा महसूस हुआ। तो यहां पर भी जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी तब तक इसमें न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करेगी फिर न्यूटन सर के लॉज होल्ड नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे, क्योंकि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां पर हमने यही लिया है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब इसी तरीके से एक स्पेस क्राफ्ट कंसिडर कर लीजिए। क्या कंसिडर कर लीजिए? एक स्पेस क्राफ्ट जो कि कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मान लेते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये काफी ज्यादा स्पीड के साथ मूव करके जा रहा है। अगर ये स्पेस क्राफ्ट भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन पर भी न्यूटन सर के लॉज होल्ड करेंगे। यानी जब ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो उस केस में ये भी इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पर न्यूटन सर के लॉज होल्ड करेंगे। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी होल्ड करेंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी होल्ड करेंगे, क्योंकि दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो यहां पर जो आइंस्टाइन सर का पहला पोस्टुलेट है वो यही कहता है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें भी आपने देखा कि न्यूटन सर के लॉज होल्ड कर रहे थे, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until no net force acts on it, इसमें भी वाला रूल होल्ड कर रहा था। तो इसका मतलब कि दोनों इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस थी, दोनों इनर्शियल थी और हमने देखा कि दोनों में न्यूटन सर के लॉज होल्ड कर रहे हैं। तो फिजिक्स के लॉज इन दोनों इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम ही रहेंगे। तो आइंस्टाइन सर ने जो पहला पोस्टुलेट दिया था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहते हैं ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। देखो यहां पर अभी हम ग्राउंड पर प्रेजेंट हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो उसमें भी हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं। यानी बिल्कुल इसी तरीके से हम बिहेव कर सकते हैं जैसे कि हम ग्राउंड पर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अर्थ को भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही स्मॉल है। रिवॉल्विंग और रोटेशन के केस में जो इसकी एक्सेलरेशन है वो बहुत स्मॉल एक्सेलरेशन है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अर्थ पर न्यूटन सर के लॉज क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई कार में भी न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते हैं, इस स्पेस क्राफ्ट में भी न्यूटन सर के लॉज होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है। तो आइंस्टाइन सर ने ये कहा था कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे, यानी कि जिस तरीके से F इक्वल टू ma है तो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में वो F इक्वल टू ma ही रहेगा, यानी कि कोई फर्दर फोर्सेस उसमें ऐड नहीं होगी। सेकंड पोस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये वाला जो पोस्टुलेट है ना, इसने पूरी फिजिक्स को एक मर्तबा हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस पोस्टुलेट में आइंस्टाइन सर ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर ले वो स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही आएगी फ्री स्पेस में, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आएगी, यानी इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स देकर समझाया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों कांस्टेंट रहेगी। अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स की, जो न्यूटन सर ने कंसेप्ट दिए थे उनकी बात करें, तो उनमें हम रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए प्लस या माइनस करते थे, यानी कि एक स्पीड में से दूसरी स्पीड माइनस कर देते थे या फिर दोनों स्पीड्स को आपस में ऐड अप कर देते थे। लेकिन यहां पर अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेगा तब भी यही आंसर आएगा, और अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पर प्रेजेंट है और वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेगा तो वो भी इतनी ही आएगी। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट कि फ्री स्पेस में ये वैल्यू यही रहेगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी फ्री स्पेस में। अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है चाहे वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ क्यों नहीं मूव कर रहा, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे से सबट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर वो ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को इतनी स्पीड के साथ मूव करते हुए मेजर करेगा तब भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यही डिटरमिन करेगा, और जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर प्रेजेंट है वो भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यही मेजर करेगा। इसका मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, यानी तमाम ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर। यानी चाहे सोर्स मूव कर रही हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, यानी कि अगर आप लाइट टॉर्च को ऑन करके भागना स्टार्ट कर दें तो उसमें लाइट की स्पीड बढ़ेगी नहीं, उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी। यानी कि यहां पर जो लाइट की स्पीड है डेट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, किसी भी स्टेट में अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेगा दैट वुड बी c इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट हमने इन पोस्टुलेट्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पोस्टुलेट, यानी आइंस्टाइन सर ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे, यानी कोई भी फ्रेम जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो उसमें फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे। तो यहां पर हमने फर्स्ट पोस्टुलेट के एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले यही बात लिखी है, द फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट्स दैट ऑल फिजिकल लॉज आर आइडेंटिकल इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर, यानी ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं उनमें लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे, चाहे वो किसी भी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी है कि ट्रेन में भी लॉज ऑफ फिजिक्स वही रहेंगे, और इसके साथ साथ स्पेसशिप में भी लॉज ऑफ फिजिक्स वही रहेंगे, अर्थ पर भी लॉज ऑफ फिजिक्स वही रहेंगे, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे। If the laws of physics were different for observers in relative motion, then those observers could identify which frames was truly at rest
and which was moving. This is very important point. अब ये जो बात की है ना फर्स्ट पोस्टुलेट की कि ये इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं, इसके प्रूफ में यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई है। देखो बच्चों, अगेन से वही कार वाली एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन पर न्यूटन सर के लॉज क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, क्योंकि ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इसी तरीके से यहां पर अगर एक स्पेसशिप है जो कि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करके जा रहा है और उसमें भी लॉज ऑफ फिजिक्स क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। यानी उसमें भी जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उस पर न्यूटन सर के लॉज होल्ड करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest until no net force acts on it। यहां पर जरा एक और भी फ्रेम सपोज कर लीजिए इस तरीके से। अभी फिलहाल के लिए यहां पर ये सपोज करते हैं कि ये वाली फ्रेम मूव नहीं कर रही। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट के लिए भी न्यूटन सर के दिए हुए लॉज होल्ड करेंगे, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इस पर होल्ड करेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया इस पर भी होल्ड करेगा। क्योंकि अगर ये रेस्ट पर है तो यहां पर ये रेस्ट पर ही रहेगा उस वक्त तक जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस फ्रेम में, इस फ्रेम में और इस फ्रेम में, इन तीनों फ्रेम्स में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रह रहे हैं। तो अगर लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रह रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन सा फ्रेम मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पर है? देखो, बाहर से मैं तो बता सकता हूं या फिर आप भी बता सकते हैं कि ये वाला मूव कर रहा है, ये वाला रेस्ट पर है, लेकिन इनके अंदर जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है क्या वो डिटेक्ट कर पाएगा कि कौन सी रेस्ट पर है, कौन सी फ्रेम मूव कर रही है? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या फिर इनमें से किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसके लिए तो लॉज ऑफ फिजिक्स सेम है। ऑब्वियसली जब भी उसने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन को चेक करना है तो उस केस में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। लेकिन फिजिक्स का कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये बता सके कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है या फिर रेस्ट पर है, क्योंकि इस फ्रेम में फिजिक्स के लॉज वही होंगे, इसमें भी वही होंगे, इसमें भी वही होंगे। इसमें भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है, इसमें भी ओबे हो रहा है, इसमें भी ओबे हो रहा है। तो इसका मतलब कि फ्रेम के अंदर रहते हुए, फ्रेम के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए आप ये नहीं डिटेक्ट कर सकते कि वो फ्रेम मूव कर रही है या रेस्ट पर है। तो आइंस्टाइन सर का भी यही कहना था, इफ द लॉज ऑफ फिजिक्स वर डिफरेंट फॉर ऑब्जर्वर्स, कि अगर इनके लिए डिफरेंट होते फिर तो ये डिटेक्ट किया जा सकता था। देखो, अगर इसके लिए लॉज कुछ डिफरेंट होते और इसके लिए लॉज कुछ डिफरेंट होते, फिर हम ये कह सकते थे कि जिसके लिए लॉज ऐसे ऐसे होंगे वो मोशन वाला होगा, जिसके लिए लॉज ऐसे ऐसे होंगे वो रेस्ट वाला होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि लॉज सबके लिए सेम है तो इसलिए हम रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। यहां पर मैं ये बात लिखी है कि अगर डिफरेंट होते तो उस केस में ऑब्जर्वर्स ये आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन ट्रूली रेस्ट पर है और कौन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बट सच ए डिस्टिंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इस तरह की डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं, तो इसलिए एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यही बात हमने लिखी है, सिंस सच अ डिस्टिंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट सो एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इसका मतलब कि यहां से फिर हमें फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक और स्टेटमेंट भी मिल जाती है, और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जैसे वो स्टेटमेंट थी ना यहां पर, The laws of physics are the same in all inertial frame of reference। इसी तरीके से हमने ये स्टेटमेंट भी यहां पर बना ली है, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती हुई फ्रेम के अंदर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते जिससे ये मालूम हो जाए कि वो फ्रेम रेस्ट पर है या फिर मूव कर रही है। दिस इज द एक्चुअल सेंस ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये पिंक कलर वाला सारे का सारा रफ वर्क था, बाकी सारे आपके नीट नोट्स हैं, इनको अपने ऐसे ही नोट्स में लिखना है हेडिंग्स की फॉर्म में। ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट बेसिकली क्या था कि अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करता है और कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करता है, तो दोनों जो मेजरमेंट करके वैल्यू फाइंड करेंगे वो सेम आएगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए सेम आएगी, चाहे वो मूव कर रहा है चाहे रेस्ट पर है। द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट in free space is universal constant that is denoted by c, और c को हम कैसे लिखते हैं? c is equal to 3 multiplied by 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फ्री स्पेस में क्योंकि ये वाली वैल्यू है, because the speed of light is constant for all observers so space and time becomes relative concept। तो यहां पर स्पेस और टाइम दोनों रिलेटिव कंसेप्ट बन जाते हैं। देखो, न्यूटन सर का जो कहना था ना, वो ये कहते थे कि स्पेस और टाइम ये दोनों एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स हैं, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन सर ने ये कहा था कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स, दे आर रिलेटिव कंसेप्ट्स। यहां पर मान लीजिए कोई एक स्पेसशिप है
जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करके जा रहा है, और इसमें एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, वो मेजर करता है स्पीड ऑफ लाइट को। यहां पर वैसे स्पीड ऑफ लाइट जनरली कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कंसिडर कर लीजिए कि ये वाला ऑब्जर्वर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। अब अगर न्यूटन सर के रूल्स अप्लाई करेंगे तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें इसमें से ये माइनस करनी पड़ेगी, यानी हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां से क्या आंसर आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आइंस्टाइन सर ने कहा था कि ये रॉन्ग है, आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट के केस में ऐसा नहीं कर सकते। न्यूटन सर की ये जो दी हुई फिजिक्स थी ये स्मॉल स्पीड्स के लिए तो वैलिड थी, बट स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि कांस्टेंट है तो इस केस में आप ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। यहां पर भी अगर ये वाला ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड करने की कोशिश करेगा तो वो वैल्यू यही निकालेगा, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कि वैल्यू यही वाली आएगी। तो इसका मतलब कि यहां पर डिस्टेंस और टाइम ये दोनों रिलेटिव कंसेप्ट बन जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। यहां से अगर v निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, s और t। अगर मूव करते हुए ऑब्जर्वर ने भी यही स्पीड मेजर करनी है तो उस केस में फिर v कांस्टेंट हो जाएगा। जब v कांस्टेंट होगा तो लाजमी तौर पर s और t यानी डिस्टेंस और टाइम चेंज हो जाएंगे। सो डिस्टेंस एंड टाइम आर दी रिलेटिव कंसेप्ट्स। अगर डिस्टेंस को आप 3 डायमेंशंस में कंसीडर करेंगे तो वो स्पेस होगा, तो इसका मतलब कि स्पेस और टाइम दोनों एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स नहीं है बल्कि ये रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन सर ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, जब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो उस केस में स्पेस और टाइम लाजमी तौर पर रिलेटिव कंसेप्ट्स बन जाएंगे। ये वाला भी रफ फर्क था, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारे के सारे आपके नीट नोट्स हैं, इनको आपने इसी तरीके से नोट्स में नोट करना है। तो यहां तक हमने समझ लिए हैं 2 पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यही 2 मेजर पोस्टुलेट्स थे जिनको अच्छे तरीके से समझना है। अब इन पोस्टुलेट्स को मजीद समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। बेसिकली ये वाली एग्जांपल फर्स्ट पोस्टुलेट से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या लिखा है, इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी एक ट्रेन है जो कि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रही है, मूव करके जा रही है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एंड यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एट आर्म्स लेंथ, यानी कि आप इस ट्रेन में प्रेजेंट हैं और एक मिरर को होल्ड करके रखते हैं अपनी आर्म्स लेंथ पे, यानी कि इस तरीके से मिरर को होल्ड करके रखते हैं, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा जिस तरीके से आपको जमीन पर दिखाई देता है। तो यहां पर हमने यही बात देखी है, इफ यू होल्ड मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एट्स आर्म लेंथ यू विल स्टिल ऑब्जर्व योर रिफ्लेक्शन, यानी आपको ऐसा ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जैसे कि आप अर्थ पर मिरर से अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में सेम है। तो जब ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो इसमें भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा इमेज, और अगर आप अर्थ पर प्रेजेंट हैं और मिरर में से इमेज देखते हैं तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अगर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती या फिर लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज होते तो इमेज डिस्टर्ब हो जाना था, लेकिन यहां पर इमेज डिस्टर्ब नहीं होता, जहां से ये प्रूव होता है कि इनर्शियल फ्रेम्स में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी नो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इनसाइड द ट्रेन कैन रिवील इट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब कि आप इस यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन में कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते जिससे आपको ये मालूम हो कि ये ट्रेन मूव कर रही है। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है ही नहीं जिसके जरिए वो ये डिटेक्ट करेगा कि ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है, नो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इनसाइड द ट्रेन कैन रिवील इट्स यूनिफॉर्म मोशन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इनसाइड इट, दिस इज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट की जो स्टेटमेंट है ना कि इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं, तो अगर लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम इनर्शियल फ्रेम में सेम रहते हैं तो यहां से फिर यही डिड्यूस होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप ट्रेन में परफॉर्म करके ये डिटेक्ट कर सकें कि वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अभी हमने ये जो पोस्टुलेट्स पढ़े हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, इनके कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है
तो वहां पर मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो लाजमी तौर पर स्पेस और टाइम रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। अगर स्पेस और टाइम रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं तो इसका मतलब कि एक ऑब्जर्वर एक इवेंट का टाइम मेजर करे तो कुछ और आएगा, दूसरा ऑब्जर्वर मेजर करे तो कुछ और आएगा। तो ये है मेजर कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम आगे चलकर ये तमाम कंसीक्वेंसेस काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और दीज आर दी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। The two postulates of special theory of relativity lead to several remarkable consequences such as slowing down of clocks, यानी क्लॉक स्लो हो सकती है एक ऑब्जर्वर के लिए और एक ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल भी रह सकती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको हम टाइम डायलेशन में जाकर पढ़ेंगे। एंड कंट्रैक्शन ऑफ लेंस, और ये जो लेंथ है इस पेंसिल की, ये एक ऑब्जर्वर को इतनी नजर आएगी, लेकिन एक अगर मूव करता हुआ ऑब्जर्वर हो जो कि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा हो तो उसके लिए इसकी लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी, उसको पेंसिल इतनी सी दिखाई देगी। तो इसका मतलब कि जो लेंथ है इट इज आल्सो रिलेटिव कंसेप्ट, क्योंकि स्पेस एक रिलेटिव कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सबसे पहला कंसीक्वेंस है रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एक ट्रेन कंसीडर कर लीजिए। सर आप बार बार ट्रेन कंसीडर करते हैं, हम तो उकता गए ट्रेन देख देकर। देखो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये है ही ट्रेन, इसमें बार बार ट्रेन की एग्जांपल ही आएगी, क्योंकि जो ट्रेन वाली एग्जांपल है ना इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर इसी वजह से मैं बार बार ट्रेन की एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन मूव कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? ये ट्रेन मूव कर रही है और काफी ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है। मान लो 0.8 c के साथ ये ट्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है। और इस ट्रेन में यहां पर सेंटर पर एक पैसेंजर प्रेजेंट है। मान लीजिए यहां पर एक पैसेंजर प्रेजेंट है और यहां पर इस ट्रेन में एक फ्रंट डोर प्रेजेंट है और इसके साथ साथ एक बैक डोर प्रेजेंट है। और कंसीडर कर लीजिए कि ये जो दोनों डोर्स है ना ये लाइट ऑपरेटेड डोर्स हैं, यानी कि लाइट एक्टिवेटेड हैं, जो कि लाइट के साथ चलते हैं। और यहां पर लाइट का स्विच प्रेजेंट है मान लीजिए, और ये जो ऑब्जर्वर है ना ये लाइट के स्विच को ऑन करता है। तो यहां पर लाइट इन दोनों डोर्स तक पहुंचती है तो ये दोनों डोर्स फौरन ही खुल जाते हैं। यहां पर ये ऑब्जर्वर इस लाइट को स्विच ऑन करता है इस तरीके से, और यहां से लाइट निकलती है, दोनों डोर्स तक पहुंचती है। ये ऑब्जर्वर देखता है कि ये यहां से लाइट निकली, क्योंकि मिडिल में प्रेजेंट है तो इतनी स्पीड से लाइट इधर भी मूव करके जाएगी, इतनी स्पीड से इधर मूव करके जाएगी, यानी दोनों डोर्स पर ये इकट्ठी पहुंचेगी तो दोनों डोर्स इकट्ठे खुलेंगे। यानी कि ये डोर भी उसी टाइम पे खुलेगा, ये भी उसी टाइम पे खुलेगा, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है ये सिस्टम। यहां से भी लाइट जाएगी, यहां से भी लाइट जाएगी, यहां से भी ट्रैवल करके इतनी स्पीड के साथ जाएगी, यहां से भी इतनी स्पीड के साथ, यानी सी स्पीड के साथ इधर भी जाएगी, सी स्पीड के साथ इधर भी जाएगी, यहां पे स्प्रेड होगी, फौरन से इन डोर्स तक पहुंचेगी। ये डोर क्या कर जाएंगे? खुल जाएंगे। और ये ट्रेन इटसेल्फ कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है? 0.8 c के साथ। दिस इज जस्ट रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए, और ये वही थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि आइंस्टाइन सर भी कंसिडर किया करते थे। तो यहां पर देखिए ये जो ऑब्जर्वर इस ट्रेन में प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द ट्रेन पे, इसके लिए ये दोनों डोर्स इकट्ठे खुले हैं, यानी साइमल्टेनियसली खुले हैं। साइमल्टेनियस का ये मतलब है कि दोनों डोर्स एक ही टाइम पर खुले हैं, यानी इस ऑब्जर्वर के लिए दोनों डोर्स का खुलना एक साइमल्टेनियस इवेंट है। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर इस ट्रेन से बाहर प्रेजेंट है और वो बाहर से इस ट्रेन को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो बाहर से इस ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो यहां पर ये ट्रेन है, मैं दोबारा से ही ड्रा कर देता हूं। यहां पर ये ट्रेन है और ये इसका एक डोर है और ये इसका एक डोर है। यहां पर अब ये ऑब्जर्वर ऐसे फील करेगा कि ये ट्रेन रेस्ट पर है, क्योंकि देखो इस ऑब्जर्वर के लिए यहां से भी डिस्टेंस इतना ही रहेगा, यहां से भी इतना ही रहेगा, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है उसमें ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर ऐसे फील करेगा कि ये ट्रेन का ये वाला डोर भी रेस्ट पर है, ये वाला डोर भी रेस्ट पर है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर होगा वो तो ऐसे फील करेगा कि ट्रेन मूव करके जा रही है, ऐसे आगे मूव करके जा रही है। तो उस केस में ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये वाला जो ट्रेन का डोर है ये इस लाइट वेव की तरफ मूव करके जा रहा है, और वो वाला जो डोर है वो लाइट वेव से उधर मूव करके जा रहा है। यानी इस केस में ये ऑब्जर्वर जो बाहर है वो ऐसे फील करेगा कि ये वाला डोर लाइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी जब ये लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो इस पे लाइट पहले पहुंच जाएगी, और वो वाला डोर लाइट से अवे मूव कर रहा है तो उस पे लाइट बाद में पहुंचेगी। कुछ ऐसा ही होगा। इसका मतलब बाहर वाले ऑब्जर्वर को ऐसे फील होगा कि ये वाला डोर पहले खुल चुका है
और वो वाला डोर बाद में खुला है। इसका मतलब बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए ये डोर्स के खुलने वाला इवेंट सिमल्टेनियस नहीं है, क्योंकि उसके लिए दोनों डोर्स सिमल्टेनियसली नहीं खुले। सिमल्टेनियस का क्या मतलब है? सेम टाइम पर। इसके लिए तो सेम टाइम पर खुले थे क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है और ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है। इसके लिए लाइट इधर भी इतनी स्पीड से गई, इधर भी इतनी स्पीड से गई, दोनों डोर्स इकट्ठे खुल गए, सिमल्टेनियसली खुल गए। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों इवेंट्स क्या थे? सिमल्टेनियस थे। लेकिन ये जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि ये वाला डोर उधर मूव कर रहा है, वो वाला डोर उधर मूव कर रहा है, तो उस केस में लाइट इस डोर पे पहले पहुंच रही है, उस डोर पे बाद में पहुंच रही है, और ये वाला डोर फिर पहले खुल जाएगा, वो वाला डोर बाद में खुल जाएगा। बाहर वाला ऑब्जर्वर ऐसे फील करेगा कि ये वाला डोर पहले खुला, वो वाला बाद में खुला, यानी बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं थे। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि जो साइमल्टेनियस होना या फिर साइमल्टेनियस ना होना ये भी रिलेटिव है, यानी कि एक ऑब्जर्वर के लिए टू इवेंट्स साइमल्टेनियस हो सकते हैं और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो टू इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं भी हो सकते। यहां पर हमने देखा कि इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों डोर्स का खुलना साइमल्टेनियस था, यानी दोनों इकट्ठे खुल रहे थे। लेकिन जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है उसको ऐसे लग रहा है कि ये वाला डोर पहले खुल रहा है, ये वाला डोर बाद में खुल रहा है। तो यहां से फिर प्रूव होता है कि जो साइमल्टेनिटी है इट इज आल्सो रिलेटिव। तो इसी वजह से हमने हेडिंग लगाई है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इफ टू इवेंट्स अकरिंग एट डिफरेंट लोकेशंस अपीयर साइमल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर, यानी अगर टू इवेंट्स, एक यहां पर हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पर हो रहे हैं, देखो ये डोर इधर है, ये इधर है, यानी टू इवेंट्स डिफरेंट लोकेशंस पर हो रहे हैं, वो एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस है, तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी साइमल्टेनियस होंगे। यानी एक के लिए साइमल्टेनियस हो सकते हैं तो दूसरे के लिए लाजमी नहीं है कि वो साइमल्टेनियस हो। जैसे आपने देखा इसके लिए साइमल्टेनियस है, इसके लिए नहीं है। तो यहां पर फिर हमने यही बात लिखी है, इफ टू इवेंट्स अकरिंग एट डिफरेंट लोकेशंस appear simultaneous to one observer, they may not appear simultaneous to another observer in different frame of reference। क्योंकि देखो ये ऑब्जर्वर इस ट्रेन के अंदर प्रेजेंट था, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ट्रेन थी, लेकिन अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो मैं इस ट्रेन से बाहर प्रेजेंट हूं, क्योंकि मैं आउटसाइड वाला ऑब्जर्वर हूं, मैं किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट हूं, मैं ग्राउंड पर प्रेजेंट हूं, तो मैं अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहा हूं और ये ऑब्जर्वर अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। तो इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने की वजह से जो इवेंट्स की सिमल्टेनिटी है वो भी चेंज हो सकती है। तुमने यही बात लिखी है, टू इवेंट्स अकरिंग एट डिफरेंट लोकेशंस अपीयर साइमल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर, they may not appear simultaneous to another observer in different frame of reference। क्योंकि देखो मैं यहां पर प्रेजेंट हूं और ये ट्रेन रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर मूव कर रही है। एक मैं ऑब्जर्वर हूं यहां पर प्रेजेंट हूं और ये दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि इस ट्रेन में प्रेजेंट है। ये ऑब्जर्वर मेरे रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। इसका मतलब कि मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान रिलेटिव मोशन है, यानी जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से मूव कर रही होगी तो उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए वो इवेंट्स साइमल्टेनियस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस है तो लाजमी नहीं है कि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी वो साइमल्टेनियस होगा। In simple words, whether two events are simultaneous depends on the observer frame of reference। यानी कि क्या टू इवेंट्स simultaneous हैं या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। अब आपकी बुक में भी यही वाली एग्जांपल दी गई है तो इसलिए इसको नोट्स में भी लिख लेते हैं। एग्जांपल ट्रेन एंड लाइट एक्सपेरिमेंट। तो ट्रेन और लाइट एक्सपेरिमेंट यहां पर कंसीडर किया है, यही वाली ट्रेन यही वाली लाइट, लेकिन ये वाली जो फिगर है इट इज रफ डायग्राम, इसको अपने नोट्स में ड्रा नहीं करना, लेकिन ये सब कुछ अपने नोट्स में लिखना है। कंसीडर ट्रेन इक्विप्ड विद लाइट ऑपरेटेड डोर्स, यानी कि एक ट्रेन कंसीडर कीजिए जिसके डोर्स लाइट इक्विप्ड हैं, यानी कि उस ट्रेन के जो डोर्स हैं वो लाइट एक्टिवेटेड डोर्स हैं। लाइट के ऑन होने से डोर्स खुलते हैं, लाइट के बंद होने से डोर्स बंद हो जाते हैं। ए लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रूफ, जो लाइट का सोर्स है वो सेंटर ऑफ द रूफ पर प्रेजेंट है। देखो रूफ का सेंटर यही बन रहा है तो यहां पर प्रेजेंट है ये। एंड इज ऑपरेटेड बाय अ ट्रैवलर स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द कंपार्टमेंट, यानी वो ट्रैवलर इस लाइट को ऑपरेट कर रहा है जो कि इस कंपार्टमेंट के मिड में प्रेजेंट है। बस इस डायग्राम को ज़हन में रख लो और अपनी वर्डिंग में लिखते जाओ। तो यहां पर भी हमने इसी तरीके से किया है। When the train is moving at half the speed of light, यहां पर हमने एग्जांपल के लिए जस्ट 0.8 c कंसीडर किया था, आपकी बुक में 0.5 c दिया गया है, यानी हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप यही कंसीडर कर लीजिए बुक वाला, इसको क्रॉस कर दीजिए 0.5 c, यानी इस स्पीड पर अगर ये ट्रेन मूव कर रही है। देखो इसको लोगे या इसको लोगे, रिजल्ट्स आपके पास ऐसे ही आएंगे कि बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए वाला डोर पहले खुल जाएगा और जो ऑब्जर्वर ट्रेन में प्रेजेंट होगा उसके लिए दोनों साइमल्टेनियसली खुलेंगे। तो यहां पर आपकी बुक में 0.5 c लिया गया है तो आप भी 0.5 c लिख लीजिए, यानी कि हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। द ट्रैवलर टर्न्स ऑन द लाइट, तो ट्रैवलर क्या करता है,
इस लाइट के स्विच को ऑन कर देता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। द लाइट ट्रेवल्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट इक्वल स्पीड्स। देखो लाइट इधर भी ट्रेवल करेगी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी ट्रेवल करेगी, इक्वल स्पीड से ट्रेवल करेगी। जिस स्पीड से इधर ट्रेवल करके जाएगी उसी स्पीड से इधर भी ट्रेवल करेगी। एंड रीचेस बोथ डोर्स एट द सेम टाइम, और दोनों डोर्स पर एक ही वक्त में पहुंचेगी। इस ऑब्जर्वर के लिए जब दोनों डोर्स पर एक ही टाइम पर पहुंचेगी तो दोनों डोर्स इकट्ठे ओपन हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द ट्रेवलर ऑब्जर्व्स बोथ डोर्स ओपनिंग साइमल्टेनियसली, यानी वो ट्रेवलर क्या ऑब्जर्व करेगा कि दोनों डोर्स साइमल्टेनियसली खुल रहे हैं, यानी दोनों डोर्स सेम टाइम पर खुल रहे हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, दैट इज सी। इधर भी उसी स्पीड से जा रही है लाइट, इधर भी उसी स्पीड से जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये वाला डोर भी उसी टाइम पे खुलेगा, ये वाला डोर भी उसी टाइम पे खुल जाएगा। तो यहां तक ये तो था उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि इनसाइड दी ट्रेन है। अब उस ऑब्जर्वर की तरफ आते हैं जो कि आउटसाइड दी ट्रेन है। यहां पर भी अभी ट्रेन मूव कर रही थी, कितनी स्पीड के साथ? 0.5 c के साथ। तो क्या लिखेंगे? हाउएवर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड दी ट्रेन ऑब्जर्व्स द बैक डोर ओपन बिफोर द फ्रंट डोर। देखो यहां पर जो ऑब्जर्वर बाहर प्रेजेंट है वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये वाला डोर लाइट की तरफ मूव कर रहा है। जो लाइट वेव यहां से एमिट हुई थी वो तो एमिट होगी, वो तो इधर आ रही है, लेकिन ये वाला डोर उधर मूव कर रहा है। बाहर वाले ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा, जो ऑब्जर्वर अंदर प्रेजेंट है उसके लिए तो दोनों डोर्स रेस्ट पर ही है, लेकिन जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है उसके लिए क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो मूविंग ट्रेन के केस में वो ऐसे ऑब्जर्व करेगा कि बैक वाला डोर पहले ओपन हो रहा है और फ्रंट वाला डोर बाद में हो रहा है, क्योंकि बैक वाला डोर तेजी से लाइट की तरफ जा भी तो रहा है क्योंकि वो 0.5 c के साथ मूव कर रहा है ना। 0.5 c के साथ जब उसकी तरफ मूव करके जाएगा तो ये बैक वाला डोर पहले खुल जाएगा और जो फ्रंट वाला डोर है वो बाद में खुलेगा। तो यही बात लिखी है, दिस अकर्स बिकॉज द बैक डोर इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइट वेव्स while the front door is moving away from them। क्योंकि बैक वाला डोर लाइट वेव्स की तरफ जा रहा है और जो फ्रंट वाला डोर है वो लाइट वेव से अवे जा रहा है। तो यहां पर हमने क्या कंसीडर किया? एक ट्रेन है जो कि 0.5 c के साथ मूव करके जा रही है, उसमें एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट है और ट्रेन के रूफ पर एक लाइट प्रेजेंट है। जैसे ही वो ऑब्जर्वर लाइट ऑन करता है, क्योंकि वो मिडल में है, उस ऑब्जर्वर को ऐसे फील होगा कि दोनों डोर्स इकट्ठे ओपन हो रहे हैं, यानी उस ऑब्जर्वर के लिए इवेंट साइमल्टेनियस होगा। लेकिन जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि ट्रेन क्योंकि उस तरफ मूव करके जा रही है 0.5 c के साथ, तो इस केस में ये वाला जो डोर है ये लाइट वेव्स की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में ये वाला डोर पहले ओपन हो जाएगा और वो वाला डोर क्योंकि लाइट वेव से अवे मूव कर रहा है तो इस केस में वाला डोर बाद में ओपन होगा। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि टू इवेंट्स किसी ऑब्जर्वर के लिए अगर साइमल्टेनियस है तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी साइमल्टेनियस होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है टाइम डायलेशन, जो ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में एक एग्जांपल दे चुका हूं जुड़वा भाइयों वाली, वो एक्चुअली इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। और ये जो कंसेप्ट है ये डायरेक्ट कंसीक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट का कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है हर ऑब्जर्वर के लिए, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या फिर रेस्ट पर हो। यहां पर टाइम डायलेशन को समझने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट समझते हैं जो कि आइंस्टाइन सर ने कंसिडर किया था। तो चलिए यहां पर एक स्पेसशिप कंसिडर करते हैं। अब मैं ट्रेन नहीं कंसिडर कर रहा, एक स्पेसशिप कंसिडर कर रहा हूं। यहां पर दिस इज स्पेसशिप, मान लीजिए कि ये एक स्पेसशिप है कुछ इस तरीके से। अब यहां पर एक लाइट सोर्स है, जस्ट कंसिडर करते जाइए, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये एक लाइट सोर्स है और यहां पर ये एक मिरर प्रेजेंट है और इसके साथ यहां पर ये एक रिसीवर प्रेजेंट है। यहां पर एक टाइमर है, मान लो जिसके जरिए टाइम नोट करेंगे कि लाइट यहां से आई और यहां पर आई, कितने टाइम में आई। अब लाइट कैसे जाएगी? यहां से इस तरीके से इस मिरर पर जाकर फॉल होगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इसने जितना टाइम लिया है ना इस स्पेसशिप में, जो कि इस स्पेसशिप में एक ऑब्जर्वर ने नोट किया है, मान लो इस स्पेसशिप में एक ऑब्जर्वर भी प्रेजेंट है, उसने इसका टाइम नोट किया है, लाइट का यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने का टाइम नोट किया है और वो उस टाइम को कह देता है t0। अब यहां पर मैं दोबारा से स्पेसशिप को ड्रा करता हूं उस ऑब्जर्वर के लिए जो रेस्ट पर प्रेजेंट है और वो इस स्पेसशिप को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो स्पेसशिप मूव कर रहा है, यहां पर भी मूव कर रहा था, कुछ भी कंसीडर कर लो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट ये मूव कर रहा है। अब रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के लिए जरा स्टडी करते हैं। उसके लिए यहां पर स्पेसशिप इसी तरीके से ड्रा कर देते हैं कुछ इस तरीके से।
जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है आपको समझाने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक सेंस प्रॉपरली बिल्ड हो जाए आपके माइंड में कि एक्चुअली टाइम डायलेशन होता क्या है और हमने इसको समझना किस तरीके से है। तो टाइम डायलेशन की एक प्रॉपर फीलिंग, एक प्रॉपर थिंकिंग बिल्ड करने के लिए यहां पर मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं। यहां पर भी इसी तरीके से होगा, एक सोर्स प्रेजेंट होगी कुछ इस तरीके से, और यहां पर ये एक मिरर प्रेजेंट है जिसमें जाकर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहां से वापस आके इधर आएगी और ऑब्जर्वर इसको नोट कर लेगा। वही टाइम नोट करेगा क्योंकि स्पेसशिप मूव कर रहा है अभी भी। एक और मर्तबा ड्रा करते हैं। अब जस्ट मैं ये फिगर्स बार बार इसलिए ड्रा करूंगा, यहां पर इसको 2 मर्तबा और भी ड्रा करूंगा ताकि आपको समझाया जा सके कि जो पर्सन रेस्ट पर है वो इसको कैसे देख रहा है। बस देखते जाइए। यहां पर भी एक स्पेसशिप इसी तरीके से प्रेजेंट है, क्योंकि देखो स्पेसशिप जब मूव करेगा तो यहां से यहां पर आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, क्योंकि मूव कर रहा है ना स्पेसशिप। तो मैं स्पेसशिप की डिफरेंट टाइम्स पर ये फुटेजेस ड्रा कर रहा हूं। तो यहां पर देख लीजिए, क्योंकि स्पेसशिप मूव करके जा रहा है, डिफरेंट टाइम पर मैं उसकी फुटेजेस यहां पर ड्रा कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर इसी तरीके से दोबारा से यहां पर ये स्पेसशिप है और इसी तरीके से ये एक मिरर है जिसके साथ जाके लाइट टकरा रही है, यहां से वापस आ रही है और ये ऑब्जर्वर लाइट के टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है। और जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट है वो इतना ही टाइम नोट करेगा, T0 T0 T0। अब स्पेसशिप मूव करके थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहां पर इसी तरीके से वही सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट है और यहां पर ये एक मिरर है जिस पे जाके लाइट पड़ रही है और यहां से लाइट आ रही है इस तरीके से, और एक टाइमर है जिसके जरिए ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। अब यहां पर तो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर इस स्पेसशिप के अंदर प्रेजेंट है वो इतना T0 टाइम नोट कर रहा है यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने का, यानी लाइट को ये वाला पार्ट ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज T0, जो कि उस ऑब्जर्वर ने नोट किया है जो स्पेसशिप के अंदर प्रेजेंट है। अब जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप के बाहर है, अब जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप के बाहर है उसको कैसा फील हो रहा होगा। देखो वो तो ऐसे देखेगा कि स्पेसशिप आगे जा रहा है और लाइट भी साथ के साथ जा रही है मिरर की तरफ। हाँ, इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करेगा कि स्पेसशिप भी आगे जा रही है, लाइट भी आगे जा रही है, मिरर की तरफ जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से जा रही है। देखो जो ऑब्जर्वर इस स्पेसशिप के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए तो स्पेसशिप की वॉल्स मूव नहीं कर रहे, उसको तो ऐसे लगेगा कि वो स्पेसशिप में प्रेजेंट है, ये वॉल भी स्पेसशिप की यहीं पर है, ये भी यहीं पर है। उसके रिस्पेक्ट से जो स्पेसशिप की वॉल्स हैं या फिर जो भी कोई रॉकेट वगैरह उसकी जो वॉल्स हैं वो स्टेशनरी है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि स्पेसशिप मूव कर रही है, उससे ऐसे लगेगा कि वो वॉल्स मूव करके जा रही है। तो बाहर वाला ऑब्जर्वर क्या देखेगा, स्पेसशिप मूव कर रही है, साथ के साथ बीम ऑफ लाइट मूव कर रही है, स्पेसशिप मूव कर रही है, बीम ऑफ लाइट मूव कर रही है, इसी तरीके से जा रही है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि स्पेसशिप में ही वो लाइट मिरर के साथ टकराई और फिर स्पेसशिप आगे जा रही है, लाइट भी आगे जा रही है और फिर यहां पर आके वापस टकरा गई। देखो बच्चों, यहां पर ये जो T0 टाइम था ये तो उस ऑब्जर्वर के लिए था जो स्पेसशिप के अंदर प्रेजेंट है। इस केस में भी स्पेसशिप के अंदर जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसके लिए यही सिनेरियो होगा, T0 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 T0। लेकिन यहां पर जो पर्सन बाहर प्रेजेंट है, जो ऑब्जर्वर बाहर प्रेजेंट है, उसको तो ऐसे ही फील होगा कि स्पेसशिप आगे जा रही है, क्योंकि वो भी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जा रही है। तो लाइट में से ट्रेवल कर रही है, स्पेसशिप भी ट्रेवल कर रही है, लाइट ऐसे जा रही है, जाके मिरर के साथ टकराएगी, स्पेसशिप भी आगे जा रही है, लाइट भी जा रही है, जाके रिसीवर पे फॉल होगी। यहां पर अगर देखा जाए ये पाथ तो कम था, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर प्रेजेंट है, स्पेसशिप के बाहर प्रेजेंट है, वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये जो फिनोमेना है, ये मिरर के साथ जाके लाइट का टकराने का फिर वापस आने का, ये टाइम T ले रहा है। देखो उसके लिए T0 ले रहा था, उसके लिए टाइम कम लग रहा था, लेकिन जो बाहर से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए क्योंकि पाथ ज्यादा बन रहा है तो वो ये देखेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये डायलेटेड टाइम को नोट करेगा, दिस इज टाइम डायलेशन। इसका मतलब कि जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट है वो कम टाइम नोट करेगा और जो ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग स्पेसशिप को, वो ये देखेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है इवेंट को अकर होने में। तो बच्चों लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको यही बताया था कि 2 जुड़वा भाई हैं। क्या है? 2 जुड़वा भाई हैं और एक जो भाई है वो यहां पर चला गया स्पेसशिप में और मूव कर रहा है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और दूसरा भाई यहां पर प्रेजेंट है। तो जो स्पेसशिप में से होकर आएगा उसकी एज तो कम है क्योंकि T0 क्या है, कम है, लेकिन उसका जो भाई अर्थ पर प्रेजेंट है
उसने तो टाइम को ज्यादा नोट किया है क्योंकि वो डायलेटेड टाइम को नोट कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर जो बाहर वाला भैया है उसकी एज ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो स्पेसशिप में होगा उसकी एज कम रहेगी। दिस इज द रियल प्रेडिक्शन ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आपकी बुक में भी कुछ ऐसा लिखा गया, बुक में थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं डिस्कस किया गया, आपने डायग्राम नहीं बनानी, जस्ट आपने ये वाली थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या हेडिंग लगाई है, टाइम डायलेशन। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। यहां पर अगर टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती तो जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट है उसके लिए भी टाइम वही आता, और जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप के बाहर प्रेजेंट है उसके लिए भी टाइम वही आता। लेकिन हमने देखा कि जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट था उसके लिए टाइम टी नॉट आ रहा है, और जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप के बाहर प्रेजेंट है उसके लिए टाइम टी आ रहा है। डिफरेंट टाइम आ रहा है। इसका मतलब टाइम भी एक रिलेटिव कांसेप्ट है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट कांसेप्ट। तो आपकी बुक में सबसे पहला सेंटेंस यही लिखा गया, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट। अब नेक्स्ट हमने प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम को डिस्कस करना है। ये जो टाइम स्पेसशिप के अंदर नोट किया गया था, देखो स्पेसशिप में जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है वो स्पेसशिप में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या रेस्ट पर है? स्पेसशिप में रेस्ट पर है, क्योंकि देखो जब आप कार चला रहे होते हैं तो उस केस में आप कार में क्या होती है, रेस्ट में होते हैं। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा जाए तो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू कार देखा जाए तो आप रेस्ट पर हैं। सिमिलरली यहां पर जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट है वो स्पेसशिप के रिस्पेक्ट से, यानी अगर स्पेसशिप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाए तो उसके रिस्पेक्ट से वो रेस्ट पर है। तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर प्रेजेंट होगा उस केस में वो जो टाइम नोट करेगा दैट इज नोन एज टी नॉट, और उस टाइम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर टाइम। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर है जिसके रिस्पेक्ट से स्पेसशिप मूव कर रहा है, या फिर ऑब्जर्वर और स्पेसशिप के दरमियान रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है और स्पेसशिप इन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी बाहर वाले के रिस्पेक्ट से स्पेसशिप मूव कर रहा है तो इन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन होगा। तो जब ऑब्जर्वर और स्पेसशिप के दरमियान रिलेटिव मोशन हो जाए तो उस केस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, और उस केस में टाइम डायलेट हो जाता है, और उस टाइम को यहां पर हम टी कह रहे हैं, जिसको हम आगे चलकर रिलेटिविस्टिक टाइम भी कहेंगे। लेकिन उससे पहले हमने प्रॉपर टाइम को डिफाइन करना है। इफ एन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम एंड मेजर्स द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, कि एक ऑब्जर्वर है जो कि टू इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल नोट कर रहा है। यहां पर ही हमने टाइमर ड्रा किया था, ऑब्जर्वर इसमें प्रेजेंट है स्पेसशिप में, वही इस टाइमर से टाइम नोट कर रहा है। और इवेंट कितने हैं, देखो जाने वाला एक इवेंट, वापस आने वाला एक इवेंट, यानी इन टू इवेंट्स के दरमियान वो ऑब्जर्वर टाइम नोट कर रहा है। और ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पेसशिप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जब स्पेसशिप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में यहां पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, और जो ऑब्जर्वर इसमें प्रेजेंट है वो स्पेसशिप के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर स्पेसशिप क्या होता है? स्पेसशिप यानी स्पेस में मूव जो कर रहा है, जो भी एक गैजेट है, यानी कि कोई रॉकेट वगैरह या कुछ भी प्लेन वगैरह जो भी कंसिडर किया हुआ है, और वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो हमने क्या कहा, वो टाइम जो कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर प्रेजेंट है और वो मेजर कर रहा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दैट टाइम इज नोन एज टी नॉट। तो वहां पर हमने लिख दिया है टी नॉट। इफ एन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम एंड मेजर्स द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स अकरिंग इन दैट फ्रेम, यानी उसी फ्रेम में वो इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है, इवेंट्स भी उसी फ्रेम में अक्कर हो रहे हैं, और ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, रेस्ट पर। उस केस में वो जो टाइम नोट करेगा दैट इज टी नॉट, और वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर टाइम। तो इसी बात को हमने लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम एंड मेजर्स द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स अकरिंग इन दैट फ्रेम, द मेजर्ड टाइम टी नॉट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। तो उस केस में जो टाइम मेजर किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर टाइम कहेंगे। अब इसके बाद हमने पढ़ना है रिलेटिविस्टिक टाइम। दिस इज रिलेटिविस्टिक टाइम, तो इसको पढ़ लेते हैं। इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ इवेंट्स विद ए यूनिफॉर्म रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v कौन सी होती है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v से मुराद ये है कि ऐसी वेलोसिटी जिसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिखते हैं, c। तो अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात करेंगे तो दैट वुड बी 0.5c, 0.8c, यानी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट जो भी स्पीड होगी उसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कहेंगे, यानी कि बहुत हाई स्पीड जिस पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स शो होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि टाइम डायलेशन है, लेंथ कंट्रैक्शन है, मास वेरिएशन है, जिनको आगे चलकर अभी हम पढ़ने वाले हैं। दीज आर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। ऐसी वेलोसिटी जिस पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएं उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो यहां पर हमने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात की है कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है
विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप या फिर स्पेसशिप मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यहां पर हम स्पेसशिप को क्या नाम दे रहे हैं? फ्रेम ऑफ इवेंट्स, यानी ऐसा फ्रेम जिसमें वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है। अगर ये फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो दोनों केसेस में इफेक्ट सेम होगा। यानी कि अगर फ्रेम रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तब भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आएंगे। अगर ऑब्जर्वर रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मान लो 0.5 c या फिर 0.8 c के साथ, एक तो ये केस हो सकता है, या फिर ये केस हो सकता है कि स्पेसशिप मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। यानी दोनों केसेस हो सकते हैं, फ्रेम ऑफ इवेंट मूव करे ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो, या फिर फ्रेम ऑफ इवेंट रेस्ट पर हो ऑब्जर्वर मूव करे, यानी दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन होगा, तो उस केस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा है? इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ इवेंट्स विद यूनिफॉर्म रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, यानी अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और दूसरा केस क्या है? और द फ्रेम ऑफ इवेंट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी v, या फिर फ्रेम ऑफ इवेंट्स मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हमारे केस में क्या है? फ्रेम ऑफ इवेंट्स मूव कर रहा है, ये वो फ्रेम है जिसमें इवेंट परफॉर्म हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ इवेंट्स। फ्रेम ऑफ इवेंट्स इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से जो कि बाहर है, ये मूव करके जा रहा है, तो इस केस में ये ऑब्जर्वर जो टाइम नोट करेगा दैट वुड बी रिलेटिविस्टिक टाइम और डायलेटेड टाइम, यानी कि वो टाइम t नॉट नहीं होगा बल्कि डायलेटेड टाइम होगा, वो कुछ ज्यादा टाइम नोट करेगा, क्योंकि इसके केस में इसने जो पाथ देखा है वो पाथ कुछ ज्यादा बन रहा था। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, द टाइम मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल नॉट बी t नॉट, यानी ये वाला ऑब्जर्वर जो टाइम नोट करेगा वो t नॉट नहीं होगा बल्कि t आएगा, और ये t किसके इक्वल होगा? t इज इक्वल टू t नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब ये वाला जो रिलेशन है ना, इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है जो कि मैं BS लेवल पर स्टूडेंट्स को करवाता हूं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी वाले कोर्स में, लेकिन यहां पर आपके लेवल पर इसकी डेरिवेशन नहीं है। अलबत्ता ये वाली जो डायग्राम है इसी को लेकर के हम इस फार्मूला को डिराइव करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर यहां पर डिराइव करने लग गए तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। आपकी बुक में जस्ट ये वाला रिलेशन लिखा गया है, तो यहां से आपने देखना है कि t इज इक्वल टू t नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब ये रिलेशन क्या सजेस्ट कर रहा है? देखो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अगर मैं यहां पर लिखूं कुछ इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, इसमें अगर मैं इस वेलोसिटी की कुछ वैल्यू पुट करूं, v की कुछ वैल्यू पुट करूं, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं? रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ले रहा हूं, तो इस केस में मैं v की वैल्यू पुट कर सकता हूं 0.8 c, 0.6 c। तो अगर मैं यहां पर 0.8 c पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं? 1 माइनस 0.8 c और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इसी तरीके से, तो क्या बनेगा? 1 माइनस 0.8, क्योंकि देखो यहां पर ये जो c स्क्वायर और c स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 0.8 का स्क्वायर रह जाएगा। अब अगर हम यहां पर 0.8 का स्क्वायर निकालें तो वो 1 से कुछ कम ही आएगा, यानी कि 0.64 आएगा, इतना कुछ आ जाएगा। अगर 1 माइनस 0.64 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा ना, यानी कि कुछ 0 पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब कि यहां पर 0 पॉइंट में आंसर आएगा। अगर उस 0 पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर भी आंसर 0 पॉइंट में ही आएगा। तो यहां पर अगर इस t नॉट को 0 पॉइंट से डिवाइड करेंगे, यानी 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे, आपको मालूम है कि जब भी किसी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट बड़ा आता है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो t होगा वो बड़ा हो जाएगा t नॉट से। तो हमने यही कहा था कि ये जो ऑब्जर्वर यहां पर प्रेजेंट है ये डायलेटेड टाइम को नोट करेगा, यानी कि ये t बड़ा आएगा इस t नॉट से, तो दिस t इज ग्रेटर देन t नॉट। अभी आगे चलकर मैं आपको ये एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा, उसमें जाकर ये प्रूव भी हो जाएगा कि t इज ग्रेटर देन t नॉट। नेक्स्ट हमने यहां पर हेडिंग लगा दी है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम डायलेशन। इसी टाइम डायलेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन करनी है। तो यहां पर देखिए, अभी जो हमने ये वाली टर्म लिखी है 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज लेस देन 1। आगे चलकर मैं आपको मैथमेटिकल वैल्यूज इसमें पुट करके अभी प्रूव भी करके दिखाता हूं, क्योंकि आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैसे लेस देन 1 आता है और टाइम कैसे डायलेट होता है, और फिर यहीं से मैं आपको न्यूटोनियन फिजिक्स का भी एक कंसेप्ट निकाल कर दिखाऊंगा। अभी आगे चलकर फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना है। सो द वैल्यू ऑफ t इज ऑलवेज ग्रेटर देन t नॉट, क्योंकि यहां पर ये वाला जो फैक्टर है ये लेस देन 1 आंसर देगा, यानी 0 पॉइंट में आंसर देगा। तो जब यहां पर आप t नॉट को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे
तो ये t क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब कि जो t है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन t नॉट, तो यहां पर हमने यही लिखा है। सो द वैल्यू ऑफ t इज ऑलवेज ग्रेटर देन t नॉट। दिस मींस दैट टाइम इज डायलेटेड। अगर ये t बड़ा आ रहा है t नॉट से तो इसका मतलब कि टाइम डायलेट हो चुका है, टाइम इज डायलेटेड और स्ट्रेच्ड। तो ये बात लिखिए, दिस मींस दैट टाइम इज डायलेटेड और स्ट्रेच्ड ड्यू टू दी रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इवेंट्स। क्योंकि ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ इवेंट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन हो रहा था, जैसे कि पहले मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूं। दिस इफेक्ट अप्लाइज टू ऑल टाइमिंग प्रोसेसेस, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी तमाम प्रोसेसेस पर होता है, जैसे कि फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है तो उस केस में भी आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर स्पेसशिप में वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो उस केस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आने लगेंगे। इवन द रेट ऑफ एजिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्लोज डाउन एट वेरी हाई और रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, यानी कि बहुत हाई और रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर जो एजिंग है ह्यूमन बॉडी की वो भी स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि दो जुड़वा भाई हैं जिनमें से एक अर्थ पर रहता है और दूसरा स्पेसशिप में नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है, तो जब वो वापस आएगा तो उसकी एज उस भाई से कम होगी जो अर्थ पर प्रेजेंट है, यानी कि अर्थ वाले की एज ज्यादा होगी लेकिन जो स्पेसशिप से वापस आया है उसकी एज कम होगी। यानी कि ये जो ह्यूमन बॉडी की एजिंग का प्रोसेस है इसमें भी शो हो सकता है, यानी इसको स्लो डाउन कर सकता है। दिस इज रियल, दिस इज नॉट स्टोरी, इट इज नॉट साइंस फिक्शन। ये जो टाइम डायलेशन वाला कंसेप्ट है इट इज completely real concept and it is direct consequence of postulates of special theory of relativity। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि टाइम कैसे डायलेट होता है। दिस वाज जस्ट रफ वर्क। यहां पर ये सारे के सारे आपके नीट नोट्स हैं, इनको अपने नोट्स में इसी तरीके से नोट करना है। तो यहां पर अब हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ अ ट्रैवलर ऑन ए प्लेन मूविंग एट 0.8 c, यहां पर एक प्लेन कंसीडर कर लीजिए, इसमें एक पर्सन प्रेजेंट है जिसको हमने कहा है ट्रैवलर, क्योंकि वो स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है और स्पेसशिप कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 0.8 c के साथ मूव कर रहा है, यानी कि रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। 0.8 c इज नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये ऑब्जर्वर क्या करता है कि स्पेसशिप में बैठे बैठे ही एक बुक उठाता है, उसको खोलता है, उसको टाइम लगता है दैट इज 1 सेकेंड। आपकी बुक में ये लिखा गया है। However, for an observer standing outside the plane, the same event takes place in 1.7 seconds. लेकिन जो ऑब्जर्वर आउटसाइड द प्लेन प्रेजेंट है उसको ऐसे लगेगा कि ये इवेंट 1.7 सेकंड में टेक प्लेस हुआ है, यानी उसके लिए ये इवेंट 1.7 सेकंड का टाइम लेगा। तो यहां पर फिर आपको मालूम हो गया कि यहां पर क्या टाइम लगा, कम टाइम लगा, लेकिन यहां पर ज्यादा टाइम। तो चलिए इसको जरा इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके प्रूव करते हैं। यहां पर मैं जस्ट रफ वर्क करने वाला हूं ये सारे का सारा। इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, t इज इक्वल टू t नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इस v की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 0.8 c, क्योंकि हमने ये कहा है कि वो 0.8 c के साथ मूव कर रहा है, तो पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू t नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 c और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और यहां पर ये वाला स्क्वायर रूट इसी तरीके से t इज इक्वल टू t नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहां से क्या बनेगा 0.8 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा 0.8 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, यानी कि सी के स्क्वायर को सेपरेट करिए, 0.8 के स्क्वायर को सेपरेट करिए तो सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 0.8 का स्क्वायर, यानी कि कुछ ये बचेगा हमारे पास। इसको मैं रेस कर देता हूं क्योंकि यहां पर हमने मजीद वर्क करना है, यही वाला इक्वेशन वर्क। अब क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 10, देखो लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर 100, और यहां से स्क्वायर रूट इसी तरीके से t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 100 को एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या रह जाएगा 100 माइनस 64, यही रह जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 100 माइनस 64 कितना बनता है 36 डिवाइडेड बाय 100, और स्क्वायर रूट इसी तरीके से t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट 10। अब यहां से 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 t नॉट डिवाइडेड बाय 6,
अब यहां पर टी नॉट इसमें कितना दिया गया एग्जांपल में, टी नॉट दिया गया 1 सेकंड, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट है उसने जो टाइम नोट किया है दैट इज 1 सेकंड। तो जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में प्रेजेंट है उसने जो टाइम नोट किया है यानी कि उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है जिसमें इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, उसने कितना टाइम नोट किया है 1 सेकंड। तो इसका मतलब कि प्रॉपर टाइम 1 सेकंड है। तो टी नॉट को मैं क्या पुट करूंगा 1 सेकंड पुट करूंगा, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, इसको रेस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 6 इसी तरीके से आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 10 डिवाइडेड बाय 6 कुछ इस तरीके से आता है 1.6666 इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस केस में अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो t इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 सेकंड। तो आपकी बुक में यही लिखा गया है। हाउएवर फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द प्लेन, यानी वो ऑब्जर्वर जो कि आउटसाइड द प्लेन प्रेजेंट है उसके लिए इवेंट का टाइम 1.7 सेकंड्स होगा, लेकिन जो स्पेसशिप में प्रेजेंट था या फिर प्लेन में प्रेजेंट था उसने कितना मेजर किया 1 सेकंड। इसका मतलब कि बाहर से जो टाइम ऑब्जर्व किया गया वो टाइम डायलेटेड है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि जब कोई भी पर्सन प्लेन में प्रेजेंट हो, जो प्लेन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो उस केस में उसके लिए जो टाइम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी उसके काम जल्दी जल्दी होते जाएंगे। और जो अर्थ पर प्रेजेंट है उसके लिए टाइम क्या आएगा डायलेटेड आएगा, यानी वो डायलेटेड टाइम को नोट करेगा। और जो स्पेसशिप में पर्सन प्रेजेंट होगा वो उस टाइम को नोट करेगा जो कि रियल टाइम है, यानी जो स्पेसशिप में पर्सन प्रेजेंट है उसके लिए टाइम स्लो हो चुका है, उसके लिए टाइम स्ट्रेच हो चुका है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर ऑन दी अर्थ। यानी स्पेसशिप वाले पर्सन का टाइम स्लो चल रहा है, उसकी एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, उसके प्रोसेसेस जल्दी जल्दी परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सन आउटसाइड द स्पेसशिप प्रेजेंट है उसको ऐसे लगेगा कि उसका टाइम डिले हो गया है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर आउटसाइड द प्लेन प्रेजेंट है उसके लिए टाइम क्या आया है 1.7 सेकंड, लेकिन जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में था उसके लिए टाइम क्या आया है 1 सेकंड। तो यहां से आपको टाइम डायलेशन का कंसेप्ट भी समझ में आ चुका है। तो यहां तक ये था टाइम डायलेशन। इसके बाद हमने नेक्स्ट कंसीक्वेंस पढ़ना है, दैट इज कंसीक्वेंस नंबर 3, length contraction. It is also very important consequence of special theory of relativity. Length contraction को समझने के लिए यहां पर एक स्पेस क्राफ्ट कंसिडर कर लीजिए। क्या कंसिडर कर लीजिए? एक स्पेस क्राफ्ट जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि काफी हाई स्पीड के साथ 0.8 से 0.5 0.7 कुछ इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और किधर जा रहा है? अर्थ से नेपच्यून की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? अर्थ से नेपच्यून की तरफ जा रहा है, यानी एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट की तरफ जा रहा है। अब यहां पर स्पेसक्राफ्ट से बाहर जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसको क्या लगेगा कि ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से नेपच्यून की तरफ सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर इसके अंदर प्रेजेंट है स्पेसशिप के अंदर उसको क्या मालूम होगा? यहां पर दोबारा से मैं पिक्चर को ड्रा करता हूं। अर्थ यहां पर थी, यहां पर इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट था और यहां पर कुछ इस तरीके से नेपच्यून है। अगर इस केस में हम बात करेंगे तो इसको ऐसे लगेगा जैसे नेपच्यून इसकी तरफ आ रहा है और अर्थ इससे दूर भाग रही है, लेकिन बाहर से जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको ऐसे लगेगा कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ से नेपच्यून की तरफ जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर इसमें प्रेजेंट है उसको ऐसे लगेगा कि नेपच्यून उसकी तरफ भागा भागा आ रहा है, ये रेस्ट पर है। अब यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा कमेंट्स में आंसर करना। क्वेश्चन ये है कि ये वाला ऑब्जर्वर प्रॉपर टाइम नोट करेगा, ये वाला ऑब्जर्वर प्रॉपर टाइम नोट करेगा? देखो कौन सा ऑब्जर्वर प्रॉपर टाइम नोट करेगा, बाहर वाला या जो स्पेसशिप में प्रेजेंट है वो वाला ऑब्जर्वर? जो स्पेसक्राफ्ट में प्रेजेंट है वो वाला ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, यानी उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसक्राफ्ट है, यानी ये वाला ऑब्जर्वर नोट करेगा प्रॉपर टाइम, यानी इस ऑब्जर्वर के लिए टाइम कितना होगा t0। और जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या लगेगा? टाइम t लगेगा, यानी कि डायलेटेड टाइम उसको फील होगा। यानी कि यहां पर ये जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है ये डायलेटेड टाइम को नोट करेगा और जो ऑब्जर्वर इसमें प्रेजेंट है वो प्रॉपर टाइम को नोट करेगा, दैट इज t0। यहां तक आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर प्रेजेंट होगा फ्रेम के अंदर, जो फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसमें जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट होगा वो प्रॉपर टाइम नोट करेगा, और जो ऑब्जर्वर बाहर होगा जिसके रिस्पेक्ट से फ्रेम ऑफ इवेंट मूव कर रहा है उस ऑब्जर्वर के लिए टाइम क्या होगा? डायलेटेड, यानी वो टी को नोट करेगा, डायलेटेड टाइम को नोट करेगा या फिर रिलेटिविस्टिक टाइम को नोट करेगा। अब जिस तरीके से हमने टाइम डायलेशन के केस में प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम देखा था, सिमिलरली यहां पर हम प्रॉपर लेंथ और रिलेटिविस्टिक लेंथ की बात करेंगे। तो यहां पर प्रॉपर लेंथ का क्या मतलब है? प्रॉपर लेंथ का मतलब यह है कि अर्थ और नेपच्यून के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ है, और इसको कौन मेजर करेगा? जो ऑब्जर्वर बाहर प्रेजेंट है, यानी जो ऑब्जर्वर बाहर प्रेजेंट है वो इन दोनों के दरमियान प्रॉपर लेंथ को मेजर करेगा। देखो टाइम डायलेशन के केस में तो ये था कि जो ऑब्जर्वर
वो स्पेसशिप में प्रेजेंट है, वो जो टाइम नोट करेगा वो प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि वो स्पेसशिप के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है। लेकिन अब लेंथ की बात हो रही है, लेंथ क्या है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान है। तो अब इस केस में हम कहेंगे कि इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है वो जो लेंथ नोट करेगा दैट इज नोन एज प्रॉपर लेंथ। तो इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो कौन रेस्ट पर है, ये वाला ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, आउटसाइड वाला। लेकिन जो ऑब्जर्वर इनसाइड द स्पेसशिप है वो इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। इसका मतलब कि ये प्रॉपर लेंथ नोट नहीं करेगा, क्योंकि ये इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। जो पर्सन इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर होगा, यानी कि ये वाला पर्सन नोट करेगा प्रॉपर लेंथ को। तो प्रॉपर लेंथ को मैं L नॉट कहूंगा, यानी ये वाला पर्सन L नॉट को नोट करेगा इस केस में, और यहां पर ये वाला जो पर्सन है ये L को नोट करेगा, दैट इज रिलेटिविस्टिक लेंथ। अब ये वाली जो डायग्राम है दिस इज जस्ट रफ डायग्राम जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। यहां पर आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है S इज इक्वल टू VT, ये वाला रिलेशन आपने पढ़ रखा है। यहां से अगर मैं T निकालूंगा तो क्या बनेगा, T इज इक्वल टू S और V, लेकिन हमारे केस में L नॉट और L है तो हम यही यूज कर लेंगे। तो अब इस केस में अगर T नोट करेंगे तो वो क्या होगा, T इज इक्वल टू L नॉट ओवर V, और अगर इस केस में नोट करेंगे तो क्या बनेगा, T नॉट इज इक्वल टू L ओवर V। यहां पर अब ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपने अच्छे से याद रखना है कि इस ऑब्जर्वर ने जो टाइम नोट किया था वो डायलेटेड टाइम था, लेकिन जो लेंथ नोट करेगा दैट इज ओरिजिनल लेंथ, दैट इज प्रॉपर लेंथ, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जर्वर था ये इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर था। लेंथ के केस में आपने वो 2 पॉइंट्स देखने हैं जिनके दरमियान लेंथ है, तो जो पर्सन या फिर जो ऑब्जर्वर उन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर होगा वो प्रॉपर लेंथ नोट करेगा। तो ये वाला ऑब्जर्वर क्योंकि इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है तो ये रिलेटिविस्टिक लेंथ मेजर करेगा। यहां पर बच्चों अगर मैं T और T नॉट को आपस में डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, T डिवाइडेड बाय T नॉट कर दूं तो क्या बन जाएगा, L नॉट ओवर V, L नॉट ओवर V डिवाइडेड बाय, यहां से क्या बनेगा L ओवर V, V और V आपस में कैंसिल और बाकी क्या रह जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट T ओवर T नॉट इज इक्वल टू L नॉट डिवाइडेड बाय L। यहां पर अब अगर मैं T की वैल्यू पुट कर दूं, T के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जो डायलेटेड टाइम है, क्योंकि ये T हमने क्या कहा है, डायलेटेड टाइम है और ये प्रॉपर टाइम है। डायलेटेड टाइम का भी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है, T इज इक्वल टू T नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। तो यहां पर लिख दीजिए, नेक्स्ट बोर्ड पर चले जाते हैं, T डिवाइडेड बाय T नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, L नॉट ओवर L, यही आ रहा है L नॉट ओवर L। तो इस केस में अगर T की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, T नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर डिवाइडेड बाय T नॉट इज इक्वल टू L नॉट ओवर L हो जाएगा। तो यहां से L नॉट ओवर L अगर मैं साइड एक्सचेंज करूं क्या बन जाएगा, T नॉट डिवाइडेड बाय T नॉट, और यहां पर नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, T नॉट और T नॉट कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से अगर मैं L फाइंड करूंगा तो क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। जब यहां पर ये वाला फैक्टर लेस देन 1 बन रहा है तो उस केस में क्या होगा, फिर 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट कुछ। तो इस केस में अगर आप किसी भी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज ए रिजल्ट नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा। जैसे अगर आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर दो तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 2 से स्मॉल होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं L नॉट को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 1 से लेस होगा तो इस केस में L स्मॉल आएगा, तो इट्स मीन कि L इज लेस देन L नॉट। तो दिस इज द मेन रिजल्ट जो कि हमने इस लेंथ कंट्रैक्शन वाले आर्टिकल में पढ़ना है। तो आपकी बुक में भी यही वाली सारी कहानी एज इट इज उठाकर लिखी गई है। ये जस्ट डायग्राम रफ वर्क है, ये वाला सारे का सारा जो है ये भी मैं आपको नीट लिख कर दूंगा, आपने वहां से नोट करना है। फिलहाल ये वाला भी रफ वर्क है। अभी चलते हैं नोट्स की तरफ कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू देम। यहां पर मैं पिंक कलर से कुछ ऐसे वाले साइंस मार्क कर रहा हूं, इनको आपने अपने नोट्स पर नहीं मार्क करना, जस्ट ये वाले नीट नोट्स हैं जो कि व्हाइट और येलो में लिखे हुए हैं। यहां पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इन सेंटेंसेस को डिवाइड करूंगा। क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दोस पॉइंट्स। अब देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू देम। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू देम। देखो इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से ये वाला ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये वाला तो रेस्ट पर था, ये वाला ऑब्जर्वर इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। अगर स्पेसशिप के रिस्पेक्ट से देखेंगे फिर तो ये रेस्ट पर है, लेकिन अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है ना।
और इधर से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑब्जर्वर इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से क्या है, मूव कर रहा है। तो इसने जो लेंथ मेजर की है दैट इज एल। इसका मतलब कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है उसके पहले सेक्शन में एल की बात हो रही है। दिस इज एल, द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दोस पॉइंट्स, यानी उस ऑब्जर्वर ने जो डिस्टेंस मेजर किया है जो उन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है। देखो ये वाला ऑब्जर्वर इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर था जो कि आउटसाइड स्पेसशिप है। इसने क्या नोट किया है, एल नॉट नोट किया है। तो इसका मतलब ये वाला सेक्शन एल नॉट की बात कर रहा है। तो बच्चों अभी हम यहां पर प्रूव भी कर चुके हैं कि एल क्या है, लेस देन एल नॉट है। तो यहां पर आपकी बुक में सबसे पहले यही बात लिखी गई है, इज स्मॉलर देन यानी कि लेस देन। तो यही बात ना हो गई, एल लेस देन एल नॉट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू देम इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दोस पॉइंट्स। तो यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आया। दिस इज द पॉइंट, दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कंट्रैक्शन, और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, लेंथ कंट्रैक्शन। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये आपकी बुक में प्रॉपरली लिखी गई है। अगर आप बुक में जाएं तो ये जो दूसरी लाइन है, इन अदर वर्ड्स के बाद जो लिखा हुआ है, यहां पर जो बुक में लिखा हुआ है इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्डिंग है, उसको जस्ट थोड़ा सिंपल करके लिख दिया है। बुक में भी एज इट इज यही लिखा हुआ है, बस थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्डिंग है, उसको थोड़ा सा आसान बना के यहां पर लिख दिया है ताकि आप इजीली डेफिनेशन को याद कर सके। बस थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट की है, इसको सिंपल किया है ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है एल इज लेस देन एल नॉट। और ये जो बुक में पहला सेंटेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, ये आगे चलकर हम इसकी एग्जांपल में लिखेंगे। लेकिन अभी तक आपने इतना याद रखना है कि दिस इज द डेफिनेशन, कि एक्चुअली लेंथ कंट्रैक्शन है क्या। तो यहां पर अभी मैं इन साइंस को रेज कर देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से एल लेस देन एल नॉट है। अब ये जो लेंथ कंट्रैक्शन है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कि ये डायरेक्शनल इन नेचर होती है। जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करके जा रही है, लेंथ कंट्रैक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी, किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगी। यानी कि यहां पर अगर ये बॉडी मूव करके जा रही है तो लेंथ कंट्रैक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी, उससे परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो इसी बात को लेकर लेंथ कंट्रैक्शन अकर्स ओनली इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो कंट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द मोशन, यानी जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन होगी उसमें लेंथ कंट्रैक्शन नहीं होगा। यानी अगर बॉडी इधर मूव करके जा रही है ऐसे, तो लेंथ भी ऐसे कंट्रैक्ट होगी, ऐसे वर्टिकली कंट्रैक्ट नहीं होगी, जस्ट ऐसे कंट्रैक्ट होगी। अगर ऐसे मूव करके जा रही है तो फिर वर्टिकली कंट्रैक्ट होगी, ऐसे नहीं होगी। यानी जस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लेंथ कंट्रैक्ट हो सकती है, परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट अब बात की है प्रॉपर लेंथ की। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट रिलेटिव टू देम, यानी लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट। देखो ये वाला ऑब्जर्वर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा था, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से उसको लेंगे। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर बनता है वो यही वाला ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर जो लेंथ नोट करेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, दैट इज नोन एज एल नॉट एंड प्रॉपर लेंथ। तो इसी बात को मैंने लिखा है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट रिलेटिव टू देम, यानी वो वाला ऑब्जर्वर जो उन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर होगा, वो जो लेंथ नोट करेगा दैट इज प्रॉपर लेंथ एंड इट विल बी डिनोटेड बाय एल नॉट। तो यहां तक आपको प्रॉपर लेंथ के बारे में समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिलेटिविस्टिक लेंथ और देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया उसके बारे में। तो यहां पर लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड v, यानी अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में हो, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट्स थे और ये ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट से रिलेटिव मोशन में था। कितनी मोशन में था, उसकी स्पीड कितनी थी, 0.8 से हमने यहां पर कंसीडर की थी, यानी कुछ भी रिलेटिविस्टिक स्पीड थी, जिसको हम v कह रहे हैं। तो उसी को हमने यहां पर लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड v, देन द कंट्रैक्टेड लेंथ l इज गिवन बाय। तो l हमें कहां से मिलेगी, l इज इक्वल टू, अभी हम यहां पर लिख चुके हैं, l इज इक्वल टू l नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और मैंने ये रिलेशन आपको प्रॉपरली प्रूव भी करके दिखाया है कि ये रिलेशन आता कहां से है। ये है इसका सिस्टमैटिक और लॉजिकल रीजन कि ये वाला एक्सप्रेशन कहां से निकलकर आता है। अब क्योंकि यहां पर इस टर्म का आंसर लेस देन 1 आता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये टर्म क्या होगी, लेस देन 1 होगी, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहां पर यही लिखेंगे नीट नोट्स में भी, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लेस देन 1 कमा 100, इस केस में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं, l लेस देन
एल नॉट हो जाएगा, तो यहां पर यही बात लिखेंगे एल लेस देन एल नॉट, यानी कि वो लेंथ जो उस ऑब्जर्वर ने मेजर किया जो कि स्पेसशिप में बैठा हुआ था और स्पेसशिप रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा था, वो लेंथ एल कम आ रही है प्रॉपर लेंथ से, क्योंकि प्रॉपर लेंथ कितनी थी एल नॉट और एल लेस है प्रॉपर लेंथ से, तो इसका मतलब कि यहां पर लेंथ कंट्रैक्ट हुई है। तो इसी बात को हमने डिस्कस करना था लेंथ कंट्रैक्शन में। अब यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। सपोज ए ट्रेन हैज ए लेंथ ऑफ 100 मीटर्स व्हेन मेजर्ड एट रेस्ट। मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो रेस्ट पर है और उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर। यहां पर कंसिडर कर लेते हैं क्या है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर्स, कुछ इस तरीके से इसकी लेंथ 100 मीटर है और इसके साथ क्या कहा जा रहा है कि ट्रेन जब रेस्ट पर है तो उस केस में इसकी लेंथ 100 मीटर है। इट मूव्स एट 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 0.8 c के साथ ये ट्रेन क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है, 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है। एक बात यहां पर पल्ले बांध दे, अच्छे तरीके से याद कर लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता, यानी इतना हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्रेन है या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता। फंडामेंटल पार्टिकल्स की और बात है, लेकिन ये जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रेन, जैसे कि स्पेसशिप, स्पेसक्राफ्ट, इनके लिए आप ये तो कह सकते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्यों नहीं मूव कर सकते, लेकिन यहां तक आपने इतना याद रखना है कि 0.8 c के साथ मूव कर रहे हैं, c के साथ नहीं मूव करेगा कभी भी और ना ही ये c के साथ मूव कर सकता है। A passenger inside the train measures its length as 100 meters, यानी एक पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन है और वो इस ट्रेन की लेंथ को 100 मीटर्स मेजर कर रहा है। अभी मैंने आपको प्रॉपर लेंथ की डेफिनेशन क्या बताई थी, यानी किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वो लेंथ जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा। अब यहां पर इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ मेजर करनी है उन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से जो पर्सन रेस्ट पर होगा वो प्रॉपर लेंथ मेजर करेगा। तो अब देखिए ये वाला जो यहां पर ऑब्जर्वर है ये इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से यहां पर रेस्ट पर है ना, तो इसका मतलब कि ये जो लेंथ है दिस इज प्रॉपर लेंथ। एल नॉट इज इक्वल टू 100 मीटर, क्योंकि प्रॉपर लेंथ को हम एल नॉट से डिनोट कर रहे हैं। देन इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, हाउएवर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिसाइड द ट्रैक, और एक ऑब्जर्वर इस ट्रैक के बाहर खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर इस ट्रैक के बाहर खड़ा हुआ है इस तरीके से, और वो लेंथ मेजर करता है ट्रेन की 60 मीटर। वो कितनी लेंथ मेजर कर रहा है 60 मीटर। अब यहां पर हमने समझना ये है कि ये वाला ऑब्जर्वर 100 क्यों मेजर कर रहा है और ये वाला ऑब्जर्वर 60 क्यों कर रहा है। अब इस केस में क्योंकि ये वाली ट्रेन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रही है तो यहां पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आएंगे, यानी कि टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन जैसे इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहां पर इस ऑब्जर्वर के लिए लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहां पर एक पॉइंट आपने अच्छे से समझना है कि L किस ऑब्जर्वर के लिए और L नॉट किस ऑब्जर्वर के लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स इस पॉइंट से कंफ्यूज रहते हैं, आगे चलकर ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और वो समझ ही नहीं पाते कि L नॉट कौन सा है L कौन सा है, और इसको वो आगे पीछे कर देते हैं। यहां पर देखिए L नॉट उस ऑब्जर्वर के लिए है जो कि पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर होगा। एट रेस्ट ऑब्जर्वर, एट रेस्ट ऑब्जर्वर, एट रेस्ट, ये रफ साइड पर नोट कर लीजिए। ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस मेजर किया गया है। और रिलेटिविस्टिक लेंथ L कौन सा ऑब्जर्वर मेजर करेगा, वो वाला ऑब्जर्वर जो उन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा होगा, यानी ऑब्जर्वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स, ऑब्जर्वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स। या फिर एक और केस भी हो सकता है पॉइंट्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पॉइंट्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दोनों केसेस हो सकते हैं। यानी जो ऑब्जर्वर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर होगा वो कौन सी लेंथ मेजर करेगा, प्रॉपर लेंथ। लेकिन जो ऑब्जर्वर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा होगा या फिर जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से वो 2 पॉइंट्स मूव कर रहे होंगे वो ऑब्जर्वर जो लेंथ मेजर करेगा दैट वुड बी L। और अभी हमने ये भी देख लिया है कि ये ट्रेन 0.8 c के साथ मूव कर रही थी और लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यूज लगा दीजिए, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 c इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। देन दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 0.8 का स्क्वायर। इसी को नेक्स्ट बोर्ड पर लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर।
तो यहां से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अगर यहां से पॉइंट उड़ा के नीचे 10 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 100। दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट, एलसीएम कितना आएगा 100 और ऊपर क्या रह जाएगा 100 माइनस 64। तो यहां से L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 36 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 और इसके साथ 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। अभी हमने यहां पर पढ़ा है कि ये जो L नॉट है इट इज 100 मीटर, तो L नॉट को 100 मीटर पुट कर दीजिए। L इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 6 over 10, तो ये यहां से क्या हो जाएगा 0 0 6 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 60। तो मीटर इसी तरीके से, इसका मतलब कि यहां पर लेंथ कंट्रैक्ट होकर कितनी रह गई है 60 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 100 मीटर, यानी 100 मीटर से कंट्रैक्ट होके 60 मीटर रह गई है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर एक पेन लूं, इसकी लेंथ अगर मैं यहां पर मेजर करूंगा, मैं रेस्ट पर हूं, मैं प्रॉपर लेंथ मेजर करूंगा, लेकिन अगर ये मेरे रिस्पेक्ट से मूव करना स्टार्ट कर दे और कितनी स्पीड के साथ मूव करे कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि ये लेंथ कम हो जाएगी। तो आइंस्टाइन सर ने भी ये कहा था कि जब ये वाली ट्रेन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगी तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से वो मोशन हो रहा होगा उसको उस ट्रेन की लेंथ कंट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया कि 100 मीटर ओरिजिनल लेंथ थी, कंट्रैक्ट होकर वो कितनी रह गई L इज इक्वल टू 60 मीटर। तो आपकी बुक में भी एग्जांपल में यही बात लिखी गई है। हाउएवर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिसाइड द ट्रैक मेजर्स द ट्रेन लेंथ एज 60 meters. This reduction occurs due to length contraction. Length contraction की वजह से आई है along the direction of motion. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस तरफ वो बॉडी मूव करेगी, यहां पर ट्रेन थी, जिस तरफ ट्रेन मूव कर रही है लेंथ भी उसी तरफ कंट्रैक्ट हुई है, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर में कुछ भी कंट्रैक्शन नहीं आएगी। ये यहां पर ये और ये इतना ही रहेगा, जस्ट इस तरीके से कंट्रैक्शन आएगी, यानी ये जो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ थी ना ये 60 मीटर हो जाएगी, बाकी परपेंडिकुलर कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो इसी बात को हमने लिखा है कि जो कंट्रैक्शन हुई है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हुई है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल दी गई है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन ए मूविंग स्पेसशिप अपीयर स्मॉलर देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। यानी कि यहां पर अगर अर्थ है और यहां पर इस तरीके से कोई स्टार है और स्पेसशिप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूविंग स्पेसशिप में अगर कोई पर्सन प्रेजेंट है और वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मेजर करता है तो वो कंट्रैक्टेड लेंथ मेजर करेगा, यानी कि यहां पर L मेजर करेगा। और जो पर्सन स्पेसशिप से बाहर है, देखो एक स्पेसशिप में प्रेजेंट है इस तरीके से पर्सन, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वो कंट्रैक्टेड लेंथ मेजर करेगा। और जो पर्सन आउटसाइड द स्पेसशिप अर्थ पर प्रेजेंट है वो इन दोनों के दरमियान क्या मेजर करेगा, L नॉट, यानी कि प्रॉपर लेंथ मेजर करेगा। इसी एग्जांपल से अभी ऑलरेडी मैं आपको फार्मूला भी डिराइव करवा चुका हूं, L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो बेसिकली वो यही वाली एग्जांपल थी, इसी एग्जांपल को जस्ट मैंने डायग्राम्स की फॉर्म में आपके सामने शो किया था और वहां से फार्मूला निकाला था। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में इसी आर्टिकल के स्टार्ट में लिखी गई है। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन ए मूविंग स्पेसशिप, यानी कि अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन ए स्पेसशिप। और स्पेसशिप कैसा होगा, जो मूव कर रहा हो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ, स्मॉलर देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, यानी जो ऑब्जर्वर अर्थ पर प्रेजेंट होगा वो जो डिस्टेंस मेजर करेगा ये उससे स्मॉलर होगा, यानी कि L इज लेस देन L नॉट। L नॉट बड़ा होगा, L छोटा होगा। L इज द कंट्रैक्टेड लेंथ, ये उस ऑब्जर्वर ने मेजर किया जो कि स्पेसशिप में प्रेजेंट है, और L नॉट उस ऑब्जर्वर ने मेजर की है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। तो यहां तक कंप्लीट होता है ये लेंथ कंट्रैक्शन वाला आर्टिकल भी। अब हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज मास वेरिएशन। तो यहां पर हेडिंग लगाइए मास वेरिएशन। मास वेरिएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा पोस्टुलेट पढ़ा है ना, उसकी वजह से बहुत कुछ होता है। उसकी वजह से लेंथ भी कंट्रैक्ट होती है, टाइम भी डायलेट होता है, उसी की वजह से यहां पर मास भी वेरी होता है। तो हमने हेडिंग लगाई मास वेरिएशन। According to the special theory of relativity, the mass of an object is variable quantity that depends on the object speed। यानी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मैस कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि वेरिएबल होगा। लेकिन न्यूटन सर क्या कहते थे कि मैस एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। आइंस्टाइन सर ने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका मैस वेरी कर जाएगा, उसका मैस वही नहीं रहेगा जो कि अर्थ पर था।
तो यहां पर हमने ये बात लिखी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट स्पीड, यानी कि मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा है टाइम डायरेक्शन में, प्रॉपर टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम, फिर लेंथ कंट्रैक्शन में क्या पढ़ा, प्रॉपर लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ, इसी तरीके से यहां पर जब हम कह रहे हैं कि मास मूव करेगा उसकी कुछ स्पीड होगी, तो यहां पर फिर दो चीजें बन जाती हैं, रेस्ट मास एंड मूविंग मास। तो यहां पर हमने ये लिखा रेस्ट मास एंड मूविंग मास, क्योंकि मास बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मास। तो रेस्ट मास एंड रिलेटिविस्टिक मास। रेस्ट मास की डेफिनेशन क्या होगी, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड व्हेन इट इज एट रेस्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर प्रेजेंट होगा तो उस वक्त जो उसका मास होगा दैट इज नोन एज रेस्ट मास एंड इट इज डिनोटेड बाय m नॉट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ दैट इज v, तो उस केस में उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। वो हमें कहां से मिलेगा, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। इस इक्वेशन की भी प्रॉपर डेरिवेशन है जो कि रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूं, लेकिन आपके लेवल पर इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट हमने यही वाला रिलेशन लिखना है। तो क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m नॉट रेस्ट मास, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मास m नॉट होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस फैक्टर का जो आंसर आता है हमारे पास रिलेटिविस्टिक स्पीड के केस में वो लेस देन 1 आता है। तो लेस देन 1 का क्या मतलब है, 0 पॉइंट समथिंग। जब किसी भी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसका मतलब m इज ग्रेटर देन m नॉट। तो यहां से प्रूव होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर हमने नेक्स्ट हेडिंग यही लगाई है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मास वेरिएशन। द इंक्रीज इन मास इंडिकेट्स द इंक्रीज इन इनर्शिया दैट एन ऑब्जेक्ट हैज एट हाई स्पीड्स। देखो बच्चों, मास बेसिकली क्या है, मास की वजह से कोई भी बॉडी इनर्शिया ऑफर करती है, ऑलरेडी हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो उस केस में उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे कि एक ट्रक को अगर धक्का लगाकर मूव करना पड़े तो वो तो बहुत मुश्किल है, उसको 1% तो मूव करा भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पर उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। लेकिन उसी की बजाय अगर आपको एक फुटबॉल किक करना पड़े तो आप जल्दी से किक कर लेते हैं, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, वो कम इनर्शिया ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पर जिस बॉडी का मास कम होगा वो कम इनर्शिया ऑफर करेगी, लेकिन जब मास इंक्रीज कर जाएगा तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि इनर्शिया इंक्रीज कर गया है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका मास इंक्रीज करेगा, तो जब मास इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब हाई स्पीड्स पर ऑब्जेक्ट जो इनर्शिया ऑफर कर रहा है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। एज द स्पीड अप्रोचेस सी, यानी कि जब स्पीड सी को अप्रोच करेगी, यहां पर कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एज वी अप्रोचेस सी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब v c को अप्रोच करेगा तो हमने ऑलरेडी यहां पर क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, तो उस केस में v ओवर c क्या हो जाएगा, देखो v c को अप्रोच करेगा, यानी v की जगह पर अगर c आने की कोशिश करेगा तो c ओवर c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, एज v अप्रोचेस टू c, उस केस में v ओवर c क्या हो जाएगा, 1 को अप्रोच करेगा, यानी कि v ओवर c 1 को अप्रोच करने लग जाएगा। अब अगर v ओवर c 1 को अप्रोच करे तो इस इक्वेशन में जरा देखिए, 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि देखो v ओवर c अगर 1 को अप्रोच करेगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 यहां पर 0 ही आ जाएगा। तो इस केस में ये जो m है ये फिर क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 0, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दे वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि यहां पर m इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 10 m अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो यहां पर जब m इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा तो इसका मतलब कि हमें फिर फोर्स भी इंफिनिटी चाहिए होगी। जब मास इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस केस में फोर्स भी तो इनफाइनाइट चाहिए होगी, यानी मास बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट मास हो गया है। जब मास इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस मास को एक्सलरेट करवाने के लिए फिर हमें इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी। तो यहां पर इनफाइनाइट फोर्सेस तो अवेलेबल ही नहीं होती, तो जब इनफाइनाइट फोर्सेस नहीं होती तो इसका मतलब कि हम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कभी भी एक्सलरेट नहीं करवा सकते। तो यही बात लिखी है, एन ऑब्जेक्ट विद इनफाइनाइट मास
वुड रिक्वायर इनफाइनाइट फोर्स टू एक्सेलरेट। देखो जब मैस इनफाइनाइट है तो इनर्शिया भी इनफाइनाइट होगा, जब इनर्शिया इनफाइनाइट होगा तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स भी इनफाइनाइट चाहिए होगी। तो यहां पर ये लिखा है एन ऑब्जेक्ट विद इनफाइनाइट मैस वुड रिक्वायर इनफाइनाइट फोर्स टू एक्सेलरेट, यानी इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी। सिंस सच फोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि इनफाइनाइट फोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सो नो ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट नहीं करवाया जा सकता। अब यहां पर ये जो हमने देखा है ना कि इनफाइनाइट मैस को एक्सेलरेट करवाने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी, इससे रिलेटेड पेपर में अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, कैन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट, कि क्या किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मैस है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं, जिसका कुछ मैस है, यानी कि 1 kg 2 kg 10 kg 20 kg इतना कुछ मैस है, क्या उसको एक्सेलरेट करवाया जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये इक्वेशन बताती है कि जब v c को अप्रोच करेगा तो उस केस में m इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, यानी अगर 1 kg का मैस भी होगा तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करने की कोशिश करेगा तो उस केस में उसका मैस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता। नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट भी मुश्किल है, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ही दूर की बात है, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कैन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट, तो सीधा सीधा आंसर लिख देना है मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे फिर रीजन की हेडिंग लगानी है। रीजन की हेडिंग लगा के आपने एज से लेकर यहां तक लिख देना है, तो वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा है कि मैस किस तरीके से वेरी होता है रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के केस में, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करेगा तो उसका मैस इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है वैलिडिटी ऑफ न्यूटन लॉज एंड न्यूटोनियन लिमिट। न्यूटन लॉज किस तरीके से वैलिड होते हैं और किस किस केस में वैलिड होते हैं। अभी तक हमने ये जो कंसीक्वेंसेस पढ़े हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, इनमें हमने 3 रिलेशंस पढ़े हैं, एक टाइम डायलेशन का, फिर लेंथ कंट्रैक्शन का और उसके बाद मैस वेरिएशन का। तो जरा इन तीनों फार्मूलाए को यहां पर एक मर्तबा लिख लेते हैं। सबसे पहले टाइम डायलेशन था T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अवर सी स्क्वायर। लेंथ कंट्रैक्शन का क्या था, L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अवर सी स्क्वायर। और मैस वेरिएशन का क्या था, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अवर सी स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि न्यूटन लॉज कम स्पीड्स पर तो वैलिड है, लेकिन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के लिए नहीं वैलिड, क्योंकि उस केस में रिजल्ट्स रॉन्ग आने लगते हैं। तो यहां पर अगर हम कम स्पीड्स लें, जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड्स लें। यहां पर मैं एक स्पीड कंसिडर कर लेता हूं, लेट्स से v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसको जीरोस की फॉर्म में लिखें तो कितना बनेगा, देखो c इज इक्वल टू 3 और उसके आगे 8 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और अगर इस केस में हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करें तो c इज इक्वल टू 3,0,0,0,0,0, ये 3 जीरो मिलकर क्या बन जाएंगे, किलोमीटर, और यहां से सेकंड पावर -1। तो देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। जो मोटरसाइकिल या कार की स्पीड होती है ना वो किलोमीटर पर आवर में होती है, यानी एक कार में इतने किलोमीटर मूव कर रही है, लेकिन यहां पर किलोमीटर पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, यानी जो लाइट है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है। और उसके मुकाबले में अगर 30 किलोमीटर पर सेकंड देखा जाए ये तो फिर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि अगर ये वाली स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में देखी जाए तो इट इज नेग्लिजिबल। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो इस केस में हम v को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर v को नेग्लेक्ट करना है तो क्या करेंगे, v की जगह पर 0 लिख देंगे, 0 ओवर समथिंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस में फिर ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v को अगर 0 कर दो तो क्या बन जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0 ही, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 और इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि जब स्पीड की वैल्यूज कम होंगी, यानी कि कम स्पीड होगी, तो उस केस में ये जो स्क्वायर रूट है ये आपको 1 आंसर दे देगा, और इस केस में t नॉट की इक्वल हो जाएगा, और l नॉट की इक्वल हो जाएगा, और m नॉट की इक्वल हो जाएगा। यानी लो स्पीड्स पर आपको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस केस में l नॉट की इक्वल हो जाएगा, m नॉट की इक्वल हो जाएगा, यानी मैथ्स वही रहेगा, जो भी ऑब्जर्वर मेजर कर ले वही रहेगा।
अगर कम स्पीड्स होंगी, यानी अगर कोई पर्सन 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसको ये वाले इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और न्यूटोनियन फिजिक्स ज्यादातर जो डील करती है वो जस्ट इस स्पीड से कम स्पीड के साथ ही डील करती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड से कम स्पीड के साथ डील करती है, इससे ऊपर कम ही स्पीड जाती है। अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो मैक्सिमम स्पीड्स कितनी होती हैं? मैक्सिमम होंगी 29 किलोमीटर पर सेकंड। आपकी जो कार मोटरसाइकिल की स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, एक घंटे में तो जाहिर इतने किलोमीटर हो सकते हैं, लेकिन एक सेकंड में किलोमीटर बहुत सारा फासला है। एक सेकंड में 30 किलोमीटर ये इतनी कोई आसान बात नहीं है, इट इज वेरी हाई स्पीड। तो क्लासिकल फिजिक्स यूजुअली इतनी ही स्पीड के साथ डील करती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो इसका मतलब कि अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लो स्पीड्स के लिए डिस्कस किया जाए तो वो क्लासिकल फिजिक्स के साथ एग्री करते हैं। तो यहां से फिर ये प्रूव होता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फार्मूलाए हैं वो यूनिवर्सल फार्मूलाए हैं, वो कहीं पर जाकर भी फेल नहीं होते। न्यूटन सर ने जो फार्मूलाए दिए थे वो कम स्पीड पर वैलिड थे, हाई स्पीड पर जाकर फेल हो जाते थे, लेकिन आइंस्टाइन सर ने जो फार्मूलाए दिए हैं वो लो स्पीड्स पर भी वैलिड हैं और हाई स्पीड्स पर भी वैलिड है, यानी कि रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर भी वैलिड है और लो स्पीड्स पर भी वैलिड है। तो यहां से प्रूव हुआ कि आइंस्टाइन सर ने जो फार्मूलाए दिए थे दैट आर यूनिवर्सल फार्मूलाए, वो फार्मूलाए बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी बुक में भी इसी के बारे में लिखा गया है। तो यहां पर हेडिंग लगाई है वैलिडिटी ऑफ न्यूटन लॉज एंड न्यूटोनियन लिमिट्स, यानी न्यूटन सर के दिए हुए फार्मूलाए और लॉज की कुछ लिमिट्स हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। इन डेली लाइफ वी डील विद स्पीड्स दैट आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी डेली लाइफ में हम जिन स्पीड्स के साथ डील करते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। इवन अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज ओनली 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है ये भी जस्ट 30 किलोमीटर पर सेकंड है। इस पर इसी वजह से न्यूटन सर के लॉज होल्ड कर जाते हैं। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है ये जस्ट 30 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट। तो 30 किलोमीटर पर सेकंड 3 लाख के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जरा सोच के देखो, 30 और 3 लाख, 3 लाख तो बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन 30 एक छोटा सा फिगर है। तो इसका मतलब कि 30 को तो 3 लाख के मुकाबले में नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है फिजिक्स में। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि न्यूटन सर के लॉज जो लो स्पीड्स हैं उन पर वैलिड है, जैसे कि अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड पर भी वैलिड है, लेकिन अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड जस्ट कितनी है? 30 किलोमीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, दैट इज इन फ्री स्पेस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाई न्यूटन लॉज आर वैलिड इन एवरीडे सिचुएशंस। न्यूटन सर के दिए हुए जो लॉज हैं वो एवरीडे सिचुएशन में वैलिड है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी स्पीड के साथ डील करते हैं? बहुत कम स्पीड के साथ डील करते हैं। उन लो स्पीड्स पर न्यूटन सर के लॉज वैलिड रहते हैं, इसी वजह से हमें न्यूटन सर के लॉज कहीं पर भी रॉन्ग प्रूव होते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिलेटिविस्टिक स्पीड बन जाती है, तो उस केस में न्यूटन सर के लॉज फेल हो जाते हैं। हाउएवर फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग एट स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट के नियर मूव करते हैं, यानी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, उस केस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, यानी कि टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन, इस तरह के इफेक्ट्स आने लगते हैं। और फिर उस केस में हमें आइंस्टाइन सर की दी हुई इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन और मास वेरिएशन वाली इक्वेशंस, और इन्हीं इक्वेशंस के जरिए हम एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। अगर हम न्यूटन सर के दिए हुए फार्मूलाए की मदद से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उन्हें नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से डिफर कर जाते हैं। लेकिन आइंस्टाइन सर के दिए हुए जो फार्मूलाए हैं वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ मैच कर जाते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच कर जाते हैं। तो हमने यहां पर ये लिखा है, एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट आइंस्टाइन थ्योरी, यानी आइंस्टाइन सर की थ्योरी के बगैर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो न्यूटन सर की थ्योरी से मिसमैच कर रहे थे और आइंस्टाइन सर की थ्योरी से वो प्रॉपर्ली मैच करते हैं। तो इसका मतलब कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर बेस्ट तरीके से वर्क कर जाती है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिक पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला कंसीक्वेंस क्या था? रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टाइम डायलेशन, देन लेंथ कंट्रैक्शन, उसके बाद मास वेरिएशन। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको ये तमाम कंसीक्वेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है दैट इज आर्टिकल नंबर 11.4 द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसको समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमें इस प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए बच्चों, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ रखा है फिशन रिएक्शन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में। यूरेनियम की एग्जांपल लेते हैं U235 की, यहां पर एक U235 का न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं।
आपने पढ़ रखा है कि जब इसके साथ एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाता है तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, जहां से हमारे पास 2 फर्दर न्यूक्लियाई बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। कुछ इस तरीके से आपने मैट्रिक में पढ़ रखा है। और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर इस तरीके के फिशन रिएक्शन में प्रैक्टिकली एक पॉइंट ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स है या फिर मैस बिफोर फिशन, ये ग्रेटर है मैस आफ्टर फिशन से, यानी मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन हमने तो पढ़ रखा है कि मैस कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। देखो यहां पर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ये किया गया है कि मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इस रिएक्शन में ज्यादा है और मैस ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, यानी कि ये जो कंबाइंड न्यूक्लियस है इसका मैस ज्यादा है और ये जो स्प्लिटेड न्यूक्लियाई है इनका मैस अगर मेजर किया जाए और ऐड किया जाए वो कम आता है। यानी कि यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैस डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स की बात है। अगर हम क्लासिकल वे में देखें तो ऐसा फील होता है कि शायद मैस डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस तो ये कहता है कि मैस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। एक पॉइंट कि यहां पर मैस कम क्यों आया है, देखो जो मैस कम हुआ है आखिर वो मैस किधर गया है। दूसरी बात, यहां पर मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी कहां से आई, क्योंकि देखो इस साइड पर तो कोई एनर्जी हमें नहीं दिखाई पड़ रही, इस साइड पर ये एनर्जी कहां से आई है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्रिएट हो गई है। नहीं, एनर्जी क्रिएट तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, यानी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। लेकिन यहां पर तो हमें एनर्जी किसी फॉर्म में कोई दिखाई नहीं पड़ रही इस रिएक्शन में। यहां पर फिर ये एनर्जी कहां से आई है, इसका मतलब कि यहां पर हमारी क्लासिकल फिजिक्स के 2 रूल्स वायोलेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वायोलेट हो नहीं रहे, लेकिन यहां पर हमें ऐसा फील होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी वायोलेट हो रहा है और इसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि मैस ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है और मैस ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, यानी कि इस कंबाइंड न्यूक्लियस का मैस ज्यादा है और इन स्प्लिटेड न्यूक्लियाई का अगर सेपरेटली मैस फाइंड किया जाए और फिर उसको ऐड किया जाए तो कम आता है। लेकिन लॉ ऑफ मैस तो ये कहता है कि मैस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जब मैस डिस्ट्रॉय नहीं होता तो फिर मैस क्यों कम हुआ। पहला क्वेश्चन, जो मैस यहां पर ज्यादा था वो यहां पर जाके कम हुआ तो बाकी मैस फिर किधर गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये एनर्जी कहां से आई है। जब एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती तो ये कहां से आई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आइंस्टाइन सर ने दिया था इक्विवेलेंस ऑफ मैस एंड एनर्जी का प्रिंसिपल देते हुए। उन्होंने ये कहा था कि यहां पर जो इजाफी मैस था, जो ज्यादा मैस था, वो एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। यानी आइंस्टाइन सर का ये कहना था कि मैस और एनर्जी ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। देखो है तो सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन आइंस्टाइन सर ने इस पूरे कंसेप्ट को यूनिफाई कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैस और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैस में। जिस तरह यहां पर इस साइड पे मैस ज्यादा आता है, इस साइड पे मैस कम आता है। अगर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो कंबाइंड न्यूक्लियस है इसका मैस ज्यादा आता है और ये जो स्प्लिटेड न्यूक्लियाई है अगर इनका सेपरेट सेपरेट मैस फाइंड करके ऐड किया जाए तो वो कम आता है। तो आइंस्टाइन सर ने ये कहा था कि जो मैस यहां पर कम हुआ है एक्चुअली वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो चुका है। तो इसका मतलब कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और सिमिलरली एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर हमने इसी के बारे में पढ़ना है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन मैस एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैस एंड एनर्जी आर डिस्टिंक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी है तो ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज। हम मैस को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मैस है वो इनर्शिया ऑफर करता है और इसके साथ साथ मैस क्या है, बेसिकली कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर क्लासिकल डेफिनेशन देखी जाए। और एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। दीज आर क्लासिकल डेफिनेशंस। यहां पर आइंस्टाइन सर का ये कहना था कि ये जो मैस और एनर्जी हैं ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। दिस मींस दैट मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस। मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो जब आप टॉर्च ऑन करते हैं
तो उस केस में लाइट निकलती है। लाइट बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है। अब क्या हो रहा होता है, जो बैटरी में केमिकल प्रेजेंट है वो यूज हो रहा होता है और एनर्जी आपको मिल रही होती है लाइट की फॉर्म में। अगर बैटरी के बिहेवियर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व किया जाए तो उसके मैस में वाकई चेंजेस आ रहे होते हैं, यानी जैसे जैसे वहां पर एनर्जी निकल रही होती है लाइट की फॉर्म में तो मैस में मामूली सी वेरिएशन आ रही होती है, लेकिन डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से सन की एग्जांपल है, ये हमें रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सन का जो मैस है ये भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जो मैस है वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम डेली लाइफ फिनोमेना में मैस और एनर्जी की कन्वर्जेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि जो मैस और एनर्जी के चेंजेस हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। यहां पर मैस एनर्जी रिलेशन जो आइंस्टाइन सर ने दिया था वो बेसिकली क्या है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, E = mc², E = mc²। तो यहां पर भी वही इक्वेशन हमने लिखनी है, द टोटल एनर्जी E एंड मास सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन से रिलेट होते हैं, E = mc², ये वाला रिलेशन है। Here m is the mass of object which depends on its speed, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको मैस वेरिएशन में बता चुका हूं कि जो ऑब्जेक्ट का मैस है ये स्पीड पर डिपेंड करता है, इसी वजह से हमने लिखा है Here m is the mass of object which depends on its speed। और याद रखें कि अगर स्पीड कम होगी तो फिर मैस में कोई चेंजेस इतने खास नहीं आएंगे। वहां पर हमने देखा था कि हम v को नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस केस में c के मुकाबले में, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो उस केस में मैस की वेरिएशन सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो यहां पर हमने ये इक्वेशन देखी है मैस एनर्जी रिलेशन, जिसमें क्या लिखा है E = mc²। अब यहां पर यही जो इक्वेशन है ना E = mc², इसी इक्वेशन के जरिए आइंस्टाइन सर ने ये एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन सर ने कहा था कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट नहीं हो रहे, बल्कि यहां पर एक्चुअली मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहां पर जो इजाफी मैस था, जो कि हमें ज्यादा मैस देखने को मिला है, एक्चुअली वो इस साइड पे एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, जहां से हमें मालूम होता है कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। यानी यहां पर फिजिक्स के लॉज वायोलेट नहीं हो रहे, बल्कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब मैं स्टूडेंट्स को ये वाली इक्वेशन पढ़ाता हूं ना, तो कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर इस इक्वेशन का कोई प्रूफ भी है? तो बिल्कुल इसका प्रूफ है, जो कि बीएस लेवल पर मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में। इसमें अच्छे खासे टेंसर्स इन्वॉल्व है, यानी कि टेंसर एनालिसिस हमें यूज करना पड़ता है और प्रॉपर एक इसकी डेरिवेशन है, लेकिन वो हायर फिजिक्स में की जाती है, आपके लेवल पर इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। अब यहां पर जब हमने ये कहा है कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मैस रेस्ट पर प्रेजेंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो बिल्कुल होती है, उसको हम रेस्ट मैस एनर्जी कहते हैं। यहां पर लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट्स मैस इज कॉल्ड रेस्ट मैस m0, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर प्रेजेंट होता है तो उसकी मैस को हम क्या कहते हैं, रेस्ट मैस कहते हैं। और इस रेस्ट मैस की कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम रेस्ट मैस एनर्जी कहते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है मैस को एनर्जी में, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि हर मैस की कोरिस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मूव कर रहा हो। तो यहां पर जब हम रेस्ट मैस कंसीडर करेंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी को रेस्ट मैस एनर्जी कहेंगे और उसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में फिर हम रेस्ट मैस एनर्जी का रिलेशन क्या लिखेंगे, E0 = m0c²। ये हमने यहीं से लिखा है, E = mc² से, यहीं पर E0 और m0। E0 क्या है, रेस्ट मैस एनर्जी, और m0 क्या है, रेस्ट मैस। देखो बच्चों, यहां पर ये जो हमने E = mc² लिखा है ना, इसमें हमने m जर्नल लिया है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उस केस में इसका मैस इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन अगर रेस्ट मैस एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें हम m0 लिखेंगे। अब यहां पर जब हमने कहा है कि रेस्ट मैस एनर्जी ये है और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ, तो उस केस में एनर्जी ये है। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, mc² - m0c², देखो मैं थोड़ा सा रफर करता हूं, mc² - m0c²। यहां पर ये जो mc² है ये उस मैस की कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी है जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और ये उस मैस की कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी है जो कि रेस्ट पर है। तो इसका मतलब कि अगर हम मूविंग वाले में से रेस्ट वाला निकाल दें तो बाकी फिर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी नहीं बच जाएगी। देखो ये रेस्ट मैस एनर्जी है और ये मूविंग मैस के कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी है।
यानी कि वो मैस जो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उस मैस के कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी है, देखो टोटल एनर्जी में रेस्ट एनर्जी भी आ जाएगी और ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से जो एनर्जी में इंक्रीज आया है वो भी आ जाएगी। अगर उसमें से हम रेस्ट मैस एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। तो इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट द टोटल एनर्जी mc स्क्वायर इज ग्रेटर देन द रेस्ट मैस एनर्जी। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में हमने क्या कहा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो मैस इंक्रीज करेगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, m इंक्रीज करेगा तो E क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पर इसका मतलब कि टोटल एनर्जी mc स्क्वायर ग्रेटर होगी रेस्ट मैस एनर्जी m नॉट c स्क्वायर से। The difference between these two energies mc square minus m naught c square arises due to the motion of the object। देखो रेस्ट मैस एनर्जी तो ये थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो एनर्जी ये है। अगर इसमें से हम वो वाली माइनस कर देंगे तो बाकी जस्ट मूविंग वाली एनर्जी बच जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करें तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर फिर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। याद रखें ये टोटल एनर्जी है, यानी कि वो मैस जो मूव कर रहा है उस मैस की कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, क्योंकि हर मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैस में। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ, उस वक्त जो उसका मैस है, टोटल मैस, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज mc स्क्वायर एंड दिस इज रेस्ट मैस एनर्जी। तो अगर हम उस टोटल एनर्जी में से रेस्ट मैस एनर्जी को माइनस कर दें तो उस केस में हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यहां पर अगर मैं c स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो बाकी क्या रह जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m नॉट इंटू c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर m माइनस m नॉट को मैं कह सकता हूं चेंज इन मैस, क्योंकि m कौन सा मैस है, m उस ऑब्जेक्ट का मैस है, उस ऑब्जेक्ट का टोटल मैस है जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर उसमें से मैं m नॉट को माइनस कर दूंगा जो कि रेस्ट मैस है तो क्या मिलेगा, चेंज इन मैस। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मैस इनटू c स्क्वायर। अब यहां पर क्योंकि मैस और एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं तो चेंज इन मैस किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन एनर्जी। यानी चेंज इन मैस जब आएगा तो एनर्जी में भी चेंज आएगा, या फिर एनर्जी में चेंज आएगा तो मैस में भी चेंज आएगा। तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, चेंज इन मैस एंड एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इट चेंज इन एनर्जी डेल्टा E प्रोड्यूसेस कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन मैस डेल्टा m गिवन बाय, कहां से मिलेगा हमें, डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा E अवर c स्क्वायर, यानी चेंज इन मैस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है कि जब एनर्जी में चेंज आएगा तो उसकी वजह से मैस में भी चेंज आएगा, क्योंकि यहां पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। जब रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा आएगी। और आइंस्टाइन सर ने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड के साथ मूव करेगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका मैस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन भी बेसिकली यही सजेस्ट कर रही है कि जब ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज होगी तो उस केस में मैस भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इसका मतलब कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा E प्रोड्यूसेस अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन मैस डेल्टा m। अब यहां पर इस इक्वेशन में अगर c स्क्वायर को देखा जाए तो ये एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि c कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। c की वैल्यू ये है इन फ्री स्पेस, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि c स्क्वायर इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। जब c स्क्वायर एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी स्मॉल चेंज इन मैस लेकर आने के लिए। यानी कि यहां पर जो डेल्टा E है वो ऑलरेडी c स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। जब c स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो फिर हमें डेल्टा m में चेंज लेकर आने के लिए, यानी ज्यादा चेंज देखने के लिए एनर्जी में बहुत सारा चेंज लेकर आना पड़ेगा। इसी वजह से लिखा है सो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल चेंज इन मैस। यानी मैस में स्मॉल चेंज भी लेकर आने के लिए हमें लार्ज चेंज इन एनर्जी लेकर आना पड़ेगा। इन ऑर्डिनरी डेली लाइफ एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल टू कॉज नोटिसेबल चेंजेस इन मैस। यानी डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस बहुत ही स्मॉल होते हैं नोटिसेबल चेंजेस इन मैस को देखने के लिए। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर अगर c स्क्वायर कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 16, कुछ इतनी वैल्यू आएगी आपके पास। अगर हम किसी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट को लें, जैसे कि एक टार्च की एग्जांपल लेते हैं, टार्च की एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए।
अब एक टार्च की कितनी पावर होती है? ऑलमोस्ट 2 वाट पावर होती है। अगर 2 वाट पावर वाली टार्च को आप 1 आवर के लिए ऑन करके रखें तो कितनी एनर्जी बनेगी? 20 वाट आवर एनर्जी बन जाएगी। अगर जूल्स में कन्वर्ट कर दें उसको तो ऑलमोस्ट 7200 जूल्स बनेगी। तो ये 7200 जूल्स इस फिगर के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो जब 7200 को इतने बड़े फिगर से डिवाइड कर देंगे यानी कि सी स्क्वायर से, तो आंसर तो बहुत ही कम आएगा। इसका मतलब कि टार्च में जो बैटरी है उसके मास में अगर चेंज आया भी है तो बहुत ही स्मॉल चेंज है, उसको नोटिस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमने लिखा है इन ऑर्डिनरी डेली लाइफ एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल टू कॉज नोटिसेबल चेंजेस इन मास। However, in nuclear reactions, energy and mass changes are found to be exactly in accordance with mass energy equivalence principle E is equal to mc square। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जैसे कि फिशन रिएक्शन की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, उसमें जो एनर्जी और मास के चेंजेस हैं यानी कि मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना या एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना, वो एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस है मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के। अभी फर्स्ट ईयर में भी आगे चलकर न्यूक्लियर फिजिक्स से एक चैप्टर आएगा, इसी तरीके से 12th क्लास की फिजिक्स में भी न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चैप्टर होगा। तो वहां जाकर हम मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे और उसमें आपको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बारे में मजीद पता चल जाएगा कि किस तरीके से मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस वाली एग्जांपल है ना, ये वहां पर प्रॉपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनसे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहां तक बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मास और एनर्जी ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है और इनको किस इक्वेशन से रिलेट किया जाता है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। तो ये वाला जो टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इससे पहले भी हमने जो टॉपिक पढ़ा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से ये दोनों टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चूज करना है तो इसमें वो जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े थे रिलेटिव मोशन, उसके बाद हमने नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा, फिर आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा, फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पढ़ा। तो बेसिकली ये तमाम जो टॉपिक्स हैं इनको किसी ना किसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से बनकर आ सकते हैं। इसलिए आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।